पहले आपके कुछ सवाल देख लें। एक है कि दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय अधिकतर नेगेटिविटी को दर्शाता है, क्या आप सहमत हैं? दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय शब्द से नेगेटिविटी झलकती है या पॉजिटिविटी? तो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों मानेंगे उसको, है ना? वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प वही करना पड़ता है जहां मन से बहुत इच्छा ना आ रही हो। अगर मन से ही बहुत इच्छा है तो संकल्प की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब दृढ़ संकल्प वही आएगा जहां आप अपने मन की इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य करना चाह रहे हैं। इस सेंस में शायद कह रहे होंगे। तो इस सेंस में तो हर सद्गुण है, हर सद्गुण वासनाओं के विरुद्ध लंबे संघर्ष से पैदा होता है। तो उस सेंस की नेगेटिविटी तो इसमें क्यों? हर वर्च्यू में है, हर सद्गुण में है, किसी एक में थोड़ा है। चलिए दूसरा है पेशेंस, परसिस्टेंस, परसेवरेंस, डिटर्मिनेशन, फोर्टिट्यूड को परिभाषित करें। कितने लोगों को दिक्कत है समझने में? हाथ खड़ा करें। पेशेंस, परसिस्टेंस, परसेवरेंस, फोर्टिट्यूड और डिटर्मिनेशन, ये पांचों कंसेप्ट। एक हाथ खड़ा हुआ था, वो भी नीचे चला गया। अच्छा, कितने लोग समझ गए? अच्छा सर जल्दी से बताओ। मैं 5 वाक्य बोलूंगा, आपको बताना किसके बारे में, ठीक है? पहला, संघर्ष के समय या यदि उद्देश्य लंबा हो, लक्ष्य दूरस्थ हो, तो यह विश्वास बनाए रखना कि एक ना एक दिन सही समय आएगा जब हम लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्या है? आप लोग खाली एंस बोल रहे हैं, एंस। पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। दूसरा, उद्देश्य मिलेगा, इसमें लंबे समय तक धैर्य तो रखना ही रखना, साथ में लगातार प्रयास भी करते रहना। परसिस्टेंस, उद्देश्य मिलेगा, इसका धैर्य रखना, प्रयास करते रहना और साथ में मोटिवेटेड भी रहना। ये हो गया परसेवरेंस, ठीक है? फिर अपने उद्देश्य को हासिल करना ही करना है, मन के स्तर पर यह भाव होना, डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन मानसिक स्थिति है, वो फिजिकली या रियल लाइफ में आएगी या नहीं आएगी बात की बात है, लेकिन मन के स्तर पर जब वो आएगी तो उसको हम डिटर्मिनेशन कहेंगे। पांचवा और अंतिम, अब एक ही ऑप्शन बचा है, एक ही वाक्य बचा है। तो हो सकता है कि समय लंबा लगे किंतु उद्देश्य हासिल हो ही जाएगा। पेशेंस है, ठीक। इसके लिए बड़ा अच्छा अनुवाद किसी ने भेजा आज। क्या फोर्टिट्यूड को जुझारूपन कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं, यही कहना चाहिए। तो आप लिखिए फोर्टिट्यूड के सामने जुझारूपन, जूझने से बना है, विषम परिस्थितियों में जूझना जो है, तो उसको जुझारूपन कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रलिटी नहीं है, न्यूट्रलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, दोनों है, दोनों नहीं है। एक बार भागते भागते समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है किसी विषय का अध्ययन करते समय अपनी व्यक्तिगत धारणाओं से प्रभावित न होना, तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों को आधार बनाना, ठीक। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि किसी विवाद के मुद्दे पर इंडिविजुअली, सामान्य बात चल रही है, किसी एक के पक्ष में न होना, दोनों पक्षों के प्रति बराबरी का भाव रखना, उसको बोलते हैं तटस्थता या न्यूट्रलिटी। स्पष्ट एकदम। अब सवाल है कि इन दोनों का आपस का लिंक कैसा होगा? सामान्य स्थिति है कि जो व्यक्ति न्यूट्रल है वो ऑब्जेक्टिव हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव है, चांसेस हैं कि किसी नए मुद्दे पर जब भी वो शुरुआत करेगा न्यूट्रलिटी से ही करेगा, तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो सामान्य स्थितियों में ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी साथ साथ काम करेंगी, ये एक सामान्य रिश्ता इनके बीच का है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति न्यूट्रल न हो किंतु ऑब्जेक्टिव हो। जैसे एग्जांपल सीएबी का कल जिक्र किया था हमने। कई मामले हो सकते हैं, जाति व्यवस्था हो सकती है, रंग भेद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा मुद्दा जिसके पक्ष या विपक्ष में आप पहले से हैं, ठीक है। अब बहुत पहले से कैसे हुए तो उस पर नहीं जाएंगे, उसमें तो सोशलाइजेशन भी हो सकता है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं उसके पीछे। आप किसी मुद्दे के पक्ष विपक्ष में पहले से हैं तो न्यूट्रल तो नहीं है। जब भी उस पर बहस होगी आप न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि पहले से आपकी राय बनी हुई है। लेकिन उस राय को प्रेजेंट करने के लिए या उस राय पर आगे बढ़ने के लिए आप दूसरों की बातों में नहीं आते हैं, सुनी सुनाई बातों में नहीं आते हैं, अफवाहों में नहीं आते हैं। आप बहुत सारे तथ्यों को स्टडी करके अपनी उस राय को पुख्ता तरीके से पेश करते हैं। तो आप न्यूट्रल नहीं है, किंतु आपका जो मेथड है उसमें ऑब्जेक्टिविटी ठीक ठाक है, क्योंकि आपने किसी भी जगह सुनी सुनाई बात का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा तथ्यों का, तर्कों का, प्रमाणों का ही इस्तेमाल किया। ऐसी स्थिति अगर है हमारे साथ तो हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल नहीं है किंतु ऑब्जेक्टिव है। जैसे द हिंदू अखबार है। द हिंदू अखबार सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि उसमें राय ठीक मिल जाती है। आप खुल के बताइए, द हिंदू न्यूट्रल अखबार है या न्यूट्रल नहीं है? न्यूट्रल नहीं है, किंतु ऑब्जेक्टिविटी के मामले में बाकी अखबार से बेहतर है या नहीं है? बेहतर है। वो कोट करता है ना, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, उन सबके बेस पे अपनी बात कहता है। लेकिन हम सबको पहले से पता है कि उसकी लेफ्ट ओरिएंटेशन है, तो लेफ्ट ओरिएंटेशन होना न्यूट्रल नहीं होने का मामला हुआ। लेकिन अपनी बातों को तथ्यों से, तर्कों से, प्रमाणों से पुष्ट करके लिखना, ये ऑब्जेक्टिविटी का मामला हुआ। इस सेंस में कल मैं आपसे कह रहा था। तीसरी स्थिति हो सकती है कि आप न्यूट्रल हो किंतु ऑब्जेक्टिव ना हो, एक स्थिति हो सकती है। इसका मतलब यह होगा कि जैसे किसी मुद्दे पर मेरी कोई खास जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी देश में, अफ्रीका के किसी देश में 2 जनजातियों के बीच में तनाव है, द्वंद्व है, झगड़ा है, या 2 देशों में झगड़ा आपस में चल रहा है, ईरान इराक का झगड़ा चल रहा है। मुझे ईरान इराक ना मैं आज तक गया हूं, ना जाने की योजना है, ना इच्छा है। ईरान इराक के झगड़े से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, तो मैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाऊंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल नहीं उसके बारे में। कोई व्यक्ति मुझे मिला जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक जानकार व्यक्ति है, उसने मुझे अपने हिसाब से ईरान इराक के बारे में कुछ बता दिया, ठीक, और साथ में ये भी कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है यार, छोड़ो ना, जो है सो है। अब उसकी अप्रोच कि हमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो मैं न्यूट्रल तो हूं इस मामले में, मुझे इन दोनों से फर्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन मैंने जो राय बनाई है उसमें ऑब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें मैंने एक व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों का ही इस्तेमाल कर लिया। यह स्थिति बहुत कम मामलों में होती है। हम न्यूट्रल ना हो किंतु ऑब्जेक्टिव हो, ये तो बार बार हो सकता है। हम न्यूट्रल हो पर ऑब्जेक्टिव ना हो, ये रेयरली होता है। जैसे इस सिचुएशन में हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसा असंभव नहीं है, ऐसी संभावना बन सकती है। बत्ती जल गई, जल ही गई है, सिर्फ हल्की सी जली, ठीक है। चलो, आपने कहा कि आईएएस लड़के ने लड़की को शादी का वादा किया, बाद में कुछ और हो गया, उसके ऊपर आरोप लगा। अगर ये स्थिति उल्टी होती तो क्या होता? क्या वही धाराएं उस लड़की पर लगती जो लड़के पर लगी? क्या वही सजा लड़की को भी मिलती? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार का मामला लड़कों के विरुद्ध इस्तेमाल करने का स्कोप है नहीं। लेकिन हाँ, अब अगर आप सोडोमी को उसमें बीच में ले आते हैं, यानी कि जो ये एलजीबीटी वाला मामला है, अगर उसको भी बीच में जोड़ लेते हैं, तो ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन सामान्यतः रेप जैसे आरोप तो नहीं लग पाएंगे, लेकिन बाकी लग सकता है, छल का लग सकता है, छल कपट प्रपंच वो सब आरोप लग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि कोई लड़का ऐसी स्थिति का मारा हो तो जरूर उसका इस्तेमाल करें, चिट्ठियों को प्रमाण के रूप में मंत्री को भेजें और बताए कि जमाना कितना बदल गया है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, ऐसे करके जरूर लिखें। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल भी सेट होने चाहिए, रिवर्स वाले भी। ऐसा थोड़ा ना कि धोखा देने का काम केवल पुरुषों का है, रिवर्स भी होता है, इसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, लिस्ट मिल गई ना? ठीक है, तो जो 4-5 वैल्यूज बची हैं उनको जल्दी से करते हैं और फिर देखते हैं कि आप सारे प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जो वैल्यूज का अगला वर्ग है उसमें एक वैल्यू का नाम है कमिटमेंट। इस वर्ग में जो बाकी वैल्यूज है उनमें से एक है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, और एक है करेज ऑफ कन्विक्शन, और एक है स्पिरिट ऑफ सर्विस। इन चार को एक साथ लेंगे। सबसे पहले कमिटमेंट को लेते हैं। कमिटमेंट के लिए हिंदी में क्या शब्द होता है? प्रतिबद्धता। ठीक है, कमिटमेंट। तो प्रतिबद्धता के मामले में इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हिंदी के शब्द को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, तो बात समझ में आ जाएगी। इसका शुरुआती हिस्सा या उपसर्ग जैसा है प्रति, और दूसरा है बद्धता। इसी से बात समझ में आ जाएगी क्या है। तो कमिटमेंट क्या है? प्रतिबद्धता है। ठीक, तो किसी के प्रति, प्रति का मतलब किसी की ओर उन्मुख, किसी के संबंध में। बद्धता यानी एक खास किस्म का बंधन का भाव। तो बंधन का भाव, तो बद्धता यानी बंधन का भाव, और प्रति मतलब किसी के संबंध में। तो प्रति यानी संबंध में, किसी के संबंध में बंधन का भाव, ये होता है कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। तो पहला है कि कमिटमेंट किसके प्रति हो सकती है, यानी किसके संबंध में, किसके प्रति। तो एक तो हो सकता है व्यक्ति के प्रति, जैसे आप किसी से कहें कि हैप्पी वैलेंटाइन डे और वो कहे कि सॉरी आई एम कमिटेड। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि आई एम कमिटेड टू माई कंट्री, आई एम कमिटेड टू माई आइडियोलॉजी, या आई एम कमिटेड टू सम इंडिविजुअल। मैं किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, है ना। आपसे थोड़ी देर हो गई है, आप थोड़ा पहले अप्लाई करते हैं, वैकेंसी है नहीं इस समय, सिंगल वैकेंसी थी, वो वैकेंसी अभी तो फुलफिल्ड है राइट नाउ, लेकिन बीच में आप अप्लाई करते रहिए, क्या पता बीच में संभावना बनी तो क्या पता वैकेंसी क्रिएट हो जाए। अभी तो वैकेंसी नहीं है। चलो, व्यक्ति के प्रति और क्या हो सकता है? देश हो सकता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, और बताएं और किसके प्रति हो सकता है? धर्म हो सकता है, परिवार हो सकता है, कोई लक्ष्य हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, अपने प्रति कोई, ये कहना कि मैं खुद के प्रति कमिटेड हूं, ये बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, कहने को कह लीजिए, ठीक है। अपनी विचारधारा हो सकती है, उसके प्रति आप कमिटेड हो सकते हैं। अब ठीक बात है, अपने आदर्श हो सकते हैं, अपने मूल्य हो सकते हैं। तो इनमें से कोई 2, 4, 5 लिख के आ जाइएगा। किसी व्यक्ति, देश, समाज, धर्म, परिवार, लक्ष्य, संस्था, विचारधारा, आदर्श या मूल्य, इनमें से किसी के प्रति बंधन का भाव। अब बंधन का भाव क्या है? बद्धता क्या है? देखो, बंधन शब्द सुनते ही एक छवि आती है, नकारात्मक छवि। जैसे लोग कहते हैं अरे यार बंध गए हम तो, जब तक नहीं बंधे थे छुट्टे बैल से कितना अच्छा था, अब तो बंध गए। ठीक है, तो बंधन शब्द से लगता है कि नेगेटिव इमेज उसमें आ रही है, पर यहां जो बद्धता है उसमें नेगेटिविटी नहीं है, ये सकारात्मक भाव है। तो किसी के प्रति बंधन का भाव जो है ये सकारात्मक भाव में है, नकारात्मक भाव में नहीं है। और इस सकारात्मक भाव में क्या क्या होता है? जब हम कहते हैं कि मैं कमिटेड हूं किसी विचार के प्रति, किसी आदर्श के प्रति, इसका मतलब क्या है? पहली बात, मैं सकारात्मक रूप से कमिटेड हूं, मजबूरी में नहीं, इच्छा के साथ हूं। दूसरी बात, ये केवल संज्ञान का मामला है या इसे भावनाओं का मसला भी आता है? तो एक तो ये कि भाव है, भावनाओं का मसला है। और इस भाव में क्या क्या निहित है? एक तो निहित है निष्ठा, निष्ठा का संबंध है, विश्वास का संबंध है। इसका मतलब यदि मैंने किसी से कोई वायदा किया है तो उस वायदे के विरुद्ध किसी और से वायदा या क्रिया नहीं कर सकता, यदि वायदा किया हुआ है। अगर मैंने किसी दोस्त को वायदा किया है कि मैं उसकी बात किसी और को नहीं बताऊंगा, तो फिर मैं उसकी बात कैसे बता सकता हूँ किसी को, है ना। एक बहुत प्रसिद्ध जोक है व्हाट्सएप वाला, एक बार किसने भेजा, उसने कहा मेरी माँ ने कहा था कि बेटा एक बात ऐसी बता रही है जो किसी को बताना मत। तो दूसरे ने पूछा क्या? बोला फिर वही बात, किसी को नहीं बताना कहा था ना, कैसे बताऊं? जब माँ ने वायदा लिया था कि बेटा किसी को बताना मत, और आप कह रहे क्या, कैसे बताएं? तो यदि वायदा किया है किसी को कि भाई तुमने जो राज बताया है बस मेरे साथ कब्र में दफन होगा,
तो फिर कब्र में दफन ही होना चाहिए, किसी दूसरे के सामने मुंह से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी के राजदार हैं, हमराज हैं, किसी के मतलब भरोसे के व्यक्ति हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस भी तो वैल्यू होती है। ये है कमिटमेंट, निष्ठा या विश्वास का संबंध। और एक भाव और होता है, जब आप किसी के प्रति कमिटेड हैं तो उसके प्रति जिम्मेदारी का भाव, उत्तरदायित्व का भाव भी उसमें आना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव। अब इन सारे शब्दों को मिला के बन जाएगी इसकी परिभाषा, हलवा बना दीजिए, परिभाषा बन जाएगी। किसी व्यक्ति, देश, संस्था, विचारधारा, आदर्श आदि के प्रति यह सकारात्मक भाव कि उसके प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी पूरी हो, प्रतिबद्धता कहलाता है। या और आसान, किसी व्यक्ति, देश, धर्म आदि के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी के सकारात्मक भाव को प्रतिबद्धता कहते हैं। कितना सिंपल है, यहां तक स्पष्ट हो गया कमिटमेंट क्या चीज है। चलिए, तो अब सवाल है कमिटमेंट के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, प्रतिबद्धता के प्रकार। तो आप कह सकते हैं कि इसके 2 या 3 प्रकार माने जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 प्रकार हैं, कुछ कहते हैं कि 3 है, कुछ कहते हैं कि अनंत प्रकार हैं। जितने बनाने बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एक होती है व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, पर्सनल कमिटमेंट। जब आप किसी चीज के प्रति अपने स्तर पर कमिटेड है, आपका समाज, आपके सिस्टम, आपकी कंपनी, आपकी नौकरी आपसे ऐसा नहीं उम्मीद कर रही, आप खुद महसूस करते हैं कि मुझे कमिटमेंट रखनी चाहिए, तो वो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। एक होती है सोशल कमिटमेंट। सोशल में हम कल्चरल, पॉलिटिकल सब कमिटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक प्रतिबद्धता भी अंततः व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ही होती है, तो उसको अलग से क्या मानना, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। और तीसरी होती है व्यावसायिक प्रतिबद्धता, यानी कि प्रोफेशनल कमिटमेंट। तो प्रतिबद्धता के 2 या 3 प्रकार, कुछ लोग 2 मानते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल। कुछ मानते हैं पर्सनल के साथ सोशल को भी हम एक वर्ग बना सकते हैं। तो पर्सनल कमिटमेंट सिंपल सी बात है, एज ए पर्सन यदि मैं किसी चीज को सही मानता हूं और उसको निभाना चाहता हूं तो मेरी पर्सनल कमिटमेंट है। तो पर्सनल कमिटमेंट आमतौर पर किस किस मामले में हो सकती है। एक तो हो सकती है संबंधों के मामले में, संबंध कौन सा, फूफा और भतीजे का संबंध पर्सनल कमिटमेंट है, या दोस्तों के साथ और प्रेम, इन 2 मामलों में ज्यादा रहती है। जो संबंध आपको गिवन नहीं है, जो संबंध आपने खुद डेवलप किए हैं, उन संबंधों में जो प्रतिबद्धता है वो प्रतिबद्धता प्योरली पर्सनल कमिटमेंट होती है। ठीक है, तो संबंधों में मुख्य रूप से 2 संबंध, एक मित्रों के प्रति और दूसरा यदि किसी से प्रेम किसी को हो तो उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है वो पर्सनल प्रतिबद्धता है, उसमें सोशल एलिमेंट बीच में नहीं आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई ऐसी विचारधारा जो आपने अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं चुनी, बल्कि आपने स्वतंत्र रूप से उस विचारधारा का चयन किया है। जैसे पेरेंट्स ने जातिवाद सिखाया और आप जाति विरोधी हो गए। अब जाति विरोधी विचारधारा जो आपने अपने सोशलाइजेशन के खिलाफ जाके चुनी है, तो इसके प्रति जो कमिटमेंट होगी, पर्सनल कमिटमेंट होगी, ये पारिवारिक या सोशल कमिटमेंट नहीं हो सकती है। स्पष्ट हुआ। तो कोई संबंध हो, कोई विचारधारा हो, व्यक्तिगत लक्ष्य हो सकता है, कोई ऐसा लक्ष्य जो आपने खुद चुना है। आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप वो काम करें, पर आपने ठान लिया और अपने मन में बिठा लिया कि अब तो जो हो ये करके ही मानूंगा, मेरी खुद से कमिटमेंट है कि मुझे ये करना ही होगा। हो सकता है कोई ऐसा लक्ष्य, स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए जो अपने पेरेंट्स के बताए रास्ते के विरुद्ध या भिन्न किसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, उनकी अपने लक्ष्य के प्रति कौन सी कमिटमेंट है, पर्सनल कमिटमेंट है। वैल्यूज भी हो सकती हैं जो विचारधारा से लिंक होने वाली चीज है। कोई ऐसी वैल्यू जो आपने बचपन से नहीं सीखी है, लेकिन किसी समय के बाद आपने खुद उसको डेवलप किया अपने अंदर और आप उसको फॉलो करने लगे। जैसे आप एक खास स्थान पे थे तो एक खास वैल्यू थी, जब आप यूनिवर्सल लेवल पर घूमने फिरने लगे तो वैल्यू चेंज हो गई आपकी। तो जो नई वैल्यू बनेगी आपकी, या जैसे पंक्चुअलिटी, आपके परिवार में किसी की वैल्यू नहीं है, आपको धीरे धीरे खुद रियलाइज हुआ कि पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है और आपने पंक्चुअलिटी को डेवलप कर लिया। तो पंक्चुअलिटी के प्रति आपकी कमिटमेंट आपका परिवार नहीं कह रहा, आपसे समाज नहीं कह रहा, आप खुद अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो ये पर्सनल कमिटमेंट फॉर पंक्चुअलिटी यहाँ पर हो गई। स्पष्ट है पूरी बात। तो वह कमिटमेंट जिसके लिए हम पर ना समाज का दबाव है, ना संगठन का दबाव है, हमारी अपनी अंतरात्मा का ही दबाव है। अंतरात्मा शब्द पाठ्यक्रम में आगे चल के आएगा, आप चाहें तो यहीं पर नोट कर लें। जिन विषयों पर हमारी अंतरात्मा दबाव बनाती है कि हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए, उसको बोलते हैं पर्सनल कमिटमेंट। अंतरात्मा मतलब शुद्ध रूप से व्यक्तिगत स्तर की बात मैं कर रहा हूं। सामाजिक प्रतिबद्धता का मतलब है आमतौर पर हम जिस समाज में हैं उस समाज से जुड़े जो पक्ष हैं उनके प्रति जो हमारी कमिटमेंट है वो सामाजिक प्रतिबद्धता है। पर्सनली आप हो या ना हो, लेकिन फिर भी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ ध्यान से, है ना, बाप बेटे की कहानी बहुत चल रही है आजकल, उस पर 2 बातें और करनी है। अच्छा, मेरी बात शायद हो सकता है आपको थोड़ा चुभ रही होगी, लेकिन जो मेरा भाव था, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाव स्पष्ट होना चाहिए। आमतौर पर अभी के समाज में जो पिता है वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी उठाता है और जिम्मेदारी उठाने को लेकर खुश भी रहता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा बहुत सफल हो जीवन में, बेहतर जीवन जिए, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो त्याग भी करेगा। मैं जो बार बार कहता हूँ ये कि उस त्याग में, उस जिम्मेदारी के एहसास में इमोशंस का वो कंटेंट नहीं होगा, इंटेंसिटी नहीं होगी जो इमोशनल इंटेंसिटी माँ के प्यार में होगी। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। जो लड़के हैं उनसे सवाल है, आप लोगों को अपने पिता के साथ आजकल संबंध ठीक चल रहा है या बस ठीक ही चल रहा है ना? चलो मैं फिर से हाथ खड़ा करवाता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि बस ठीक ही चल रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, शर्मा। तो वो ठीक ही वाला मामला है। और कितने लोगों को, मतलब जैसे ऐसे कितने लड़के हैं जो घर जाते पापा के साथ 3-4 घंटे गुजारते, पापा बड़ा मजा आ गया आपके साथ, बहुत मजा आता है आपके साथ, ऐसे वाले बच्चे कितने हैं? अच्छी संख्या है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो घर पे जाते पापा से 10-12 मिनट बात कर ली, बाकी दूर ही रहते हैं उनसे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लगभग ये वाली संख्या 1/3 के आसपास होगी, वो वाली संख्या 2/3 है। ये जो डिस्टेंस है ये समय के साथ कम होगा या और बढ़ेगा? कम होगा, ये बढ़ेगा।
आप अगर कम करने का प्रयास भी करेंगे, हाँ, कम करने का प्रयास करेंगे तो भी कम होने वाला है नहीं, ये आगे चल के और बढ़ने वाला है। और जिस दिन बेटा, अभी तो आप में से अधिकांश लोग कमाते नहीं होंगे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे अधिकांश लोग, कुछ को छोड़ के। आप में से 80-90% लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट, ठीक बात है ना ये बात। जिस दिन आप कमाने लग गए और गलती से आपकी नौकरी अपने पापा से अच्छी नौकरी हो गई, उस दिन से देखना डिस्टेंस कैसा होता है। फिर वो डिस्टेंस चेतना के सर पे, भावना के सर पे वो व्यक्त होना शुरू होगा। और ऐसे में समझदार पिता धीरे धीरे खुद को बैकफुट पे ले आते हैं। जैसे घर के अंदर फैसला करना, पहले बाप का बोलता है यही होगा, बेटा दांत पीस लेता है, पर क्या करे, एटीएम पापा है, क्या करें। और जिस दिन वो कमाने लगता है ना, समझदार पिता उस दिन से बैकफुट पे आ जाता है। बेटा बोलता है ये होगा, बेटा बोलता है एकदम ठीक कह रहा है मेरा बेटा, एकदम ठीक कह रहा है। ये सबसे समझदार एस्केप रूट होता है पिताओं के लिए। जब उनका साम्राज्य का मतलब वो समय आ जाता है, तो उसके बाद वो अपने घर में एक खास तरीके से बैकफुट पे आके काम करते हैं। सबके साथ होगा ना, आपके साथ भी होगा, 30-35 साल के बाद आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा, मेरे साथ थोड़ा पहले हो जाएगा, होना सबके साथ है। लेकिन अब मैं इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे एक उम्र के बाद आपका अपने पिता से, मैं लड़कों से बात करूँ, लड़कियों के लिए पिता से संबंध उतना ही इमोटिव रहे, स्वाभाविक बात है। नैन्सी कोडोरो का थीसिस पढ़ेंगे, उसमें उस सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। मैं किसी पौराणिक और आख्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। मैं असली जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं रहेगा, अमूमन ये बात मान के चलिए। अच्छा मतलब आप बहुत एंजॉय नहीं करेंगे कंपनी उनकी, क्योंकि वो कुछ कहेंगे आप स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, ज्ञान लेने के मूड में आप नहीं होंगे एकदम, वो ज्ञान दिए बिना रह नहीं पाएंगे। इमोशंस की बात उनको करनी आती नहीं है, ना आपको करनी आती है आपको कहीं और कर लेते हैं, उनसे नहीं कर पाएंगे। बाप बेटा इमोशन की बातें करें, ये हमारे समाज में नहीं हो पाता आमतौर पर, है ना। माँ से कर लेंगे, बाप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पिता को कोई संकट आए, आप उनके संकट को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? लगा देंगे। मोहब्बत नहीं करेंगे, चिंता करेंगे, केयर करेंगे। और आपके मन में यह भी आएगा कि उन्होंने जितना संघर्ष मेरे लिए किया, अब मैं उसकी एक एक पाई चुका दूं, मतलब सांकेतिक रूप में उनको ये महसूस हो कि उन्होंने बेटे पर इतनी मेहनत करके अच्छा किया, बेटी पर मेहनत करके इतना अच्छा किया। ये है कमिटमेंट, है जहां इमोशंस बहुत ज्यादा आपके नहीं, पर कमिटमेंट तो है ही, जबरदस्त कमिटमेंट है। और अपने पेरेंट्स की चिंता करना केवल पर्सनल मामला नहीं है, उसमें सोसाइटी ने आपको जो सिखाया बचपन से पेरेंट्स की वैल्यू, वो भी एक पक्ष है। तो अंतर करना है, प्रेम अलग चीज है, कमिटमेंट अलग चीज है। कहीं कहीं मिक्स होती है, कहीं कहीं मिक्स नहीं भी होती है। जैसे पिता को लेकर प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा रहेगी, प्रेम वैसा नहीं होगा, उतनी सहजता नहीं होगी। लेकिन ये चिंता कि उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए आप दुनिया की हर जो चुनौती है उसको झेलने को तैयार होंगे कि उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके साथ बैठेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, पर उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भाव रहेगा। और ये कॉन्ट्राडिक्शन एक उम्र के बाद पुरुषों के जीवन में दुनिया भर में, केवल भारत की बातें चली, दुनिया भर का फिनोमेना है, दिखाई पड़ता है। तो सोशल कमिटमेंट का बेसिक मतलब है आपके परिवार ने, समाज ने जिन चीजों के प्रति आपको प्रतिबद्ध होना सिखा दिया है, यदि उनको लेकर आप कमिटेड हैं तो सोशल कमिटमेंट से। जैसे कोई परंपरा है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, कोई प्रथा है, कोई सामाजिक मूल्य है, रीति रिवाज है जो समाज के सब लोग मानते हैं, इसलिए आप भी मानते हैं। तो सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, मूल्यों या सोशल गुड कहते हैं, जो समाज के लिए अच्छा है, सामाजिक हित कोई है, कोई सामाजिक हित का कार्य है, उसके प्रति आप कमिटेड हैं अगर, तो ये सब हम कहेंगे कि, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका मन कह रहा है, क्योंकि आप उस समाज का हिस्सा है और उस समाज के हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, तो आप भी समाज का हिस्सा होते हुए चाहते हैं कि एक सामाजिक रूप से सजग व्यक्ति के रूप में आप देखें समाज में, इसलिए कमिटमेंट्स हो जाती है। मसलन अभी जो सीएए का विरोध करने वाले लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों की पर्सनल कमिटमेंट है उसके विरोध में, या सोशल कमिटमेंट की वजह से? सोशल कमिटमेंट है। भाई हमारी कौम को ऐसा लगता है खतरा है, तो मैं कौम के साथ हूँ। पढ़ा उसने भी नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है। और इधर दूसरे ग्रुप को हमारे धर्म के लिए फायदे की बात है, सबको लगता है, तो मुझे भी लगता है। पढ़ा इन्होंने भी नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनका झगड़ा सड़क पर चल रहा है। ये होता है, ऐसा ही हर समाज में। तीसरा है व्यावसायिक प्रतिबद्धता, प्रोफेशनल कमिटमेंट। प्रोफेशनल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, किस किस के प्रति? देखिए, प्रोफेशनल कमिटमेंट का एक तो मतलब होता है क्लाइंट के प्रति। जो व्यक्ति क्लाइंट है, सेवार्थी है, सेवार्थी बोलेंगे ना, उपभोक्ता भी कह सकते हैं। क्लाइंट का सही अनुवाद सेवार्थी होता है, लाभार्थी बेनिफिशियरी का होता है। क्लाइंट के लिए सेवार्थी शब्द ज्यादा प्रचलित है। तो उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए है, ग्राहक कस्टमर के लिए है, तो क्लाइंट के लिए सबसे सटीक शब्द सेवार्थी जो मैं जानता हूं वही है। एक तो क्लाइंट्स के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, वो सारी जिम्मेदारियां क्लाइंट के प्रति क्या जिम्मेदारी बन सकती है? एक बन सकती है कि जो सेवा का आपने वायदा किया है, गुणवत्ता का वायदा किया है, वो बन सकती है। दूसरी आप कह सकते हैं कि उसकी निजता, यदि आपके प्रोफेशन से उसका लिंक बनता है तो उसके प्रति बन सकती है। जैसे कोई वकील है, सीए है, साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर है, उसे अपने प्रोफेशनल काम करते समय क्लाइंट के बारे में ऐसी कई सूचनाएं मिल जाती हैं जो यदि उसने बाकी लोगों को दे दी तो उसका जीवन चौपट हो जाएगा। तो वो सूचनाएं सुनी देनी है, संभालनी है। तो ये हुआ व्यावसायिक प्रतिबद्धता का एक पक्ष। दूसरा है जो उस प्रोफेशन का कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स के लिए हिंदी शब्द क्या है? नीति संहिता। और दूसरा होता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण संहिता। ये दोनों टॉपिक नंबर 6 या 7 में आएंगे आपके सामने। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो उस प्रोफेशन का है, उसके प्रति मोटे तौर पर रूल्स रेगुलेशंस ही होते हैं इसमें। तो उस व्यवसाय विशेष के जो रूल्स रेगुलेशंस माने जाते हैं, उनके प्रति हमारी जो कमिटमेंट है वो व्यावसायिक प्रतिबद्धता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में इन 3 प्रकार की कमिटमेंट्स किसी न किसी मात्रा में दिखती हैं, ये आप कह सकते हैं। अब व्यावसायिक का ही एक छोटा हिस्सा हो जाएगा सिविल सेवा, क्योंकि सिविल सेवा एक व्यवसाय है, एक प्रोफेशन है। तो सिविल सेवा के स्तर पर इसकी व्याख्या कैसे करें? तो सिविल सेवा की कमिटमेंट, जी
हाँ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कमिटेड है किसी प्रथा के प्रति, वो उस प्रथा को ठीक मान के उसके प्रति जुड़ता है। मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम ऑब्जेक्टिविटी में बात नहीं कर रहे। अच्छा ये बताओ, कोई डकैत है बहुत बड़ा, वीरप्पन टाइप का आदमी है, वीरप्पन की पत्नी की अपने पति के प्रति कमिटमेंट है कि नहीं है? और वीरप्पन आज बहुत दिन बाद घर आया और उसने कहा कि आज 17 आदमी मार के आया हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बढ़िया चिकन बना दे, खाना खाएंगे आज मिलके हम। चिकन बनाया, पत्नी ने खूब मिलके खाना खाया। पत्नी के पास फोन रखा है, उसको पुलिस का नंबर पता है, क्या उसको पुलिस को फोन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर वो नहीं करेगी तो भी उसका वीरप्पन के प्रति जो भाव है कमिटमेंट का, वो सकारात्मक है या नहीं है? आप जो कह रहे हैं वो ये कि वो व्यक्ति तो बुरा है, मैं कह रहा हूं कि जो भाव है उस भाव में सकारात्मकता होनी चाहिए, मजबूरी का भाव नहीं आना चाहिए। अपनी खुशी से कोई व्यक्ति प्रतिबद्ध है तो हम कहेंगे प्रतिबद्धता है, मजबूरी में नहीं होना चाहिए। तो सिविल सेवक की प्रतिबद्धता या सिविल सर्वेंट्स जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट किसके प्रति होनी चाहिए, किसके प्रति नहीं होनी चाहिए? निष्ठा और प्रतिबद्धता में क्या अंतर है? निष्ठा है फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, प्रतिबद्धता है कमिटमेंट। अंतर देखना ही तो मेरे ख्याल से फेथफुलनेस का मतलब है कोई ऐसा कार्य न करना जो ईमानदारी के विपरीत हो किसी रिश्ते में, ठीक है? निष्ठा है, इसमें क्या दिक्कत है? उसे उसकी अपनी पति के प्रति निष्ठा है, पति खूनी हत्यारा तो क्या हो गया? उसकी निष्ठा पति के प्रति है, उसकी पर्सनल कमिटमेंट है अपने पति के प्रति, सोशल कमिटमेंट भी है। उसकी मां ने सिखाया था कि बेटा पति भगवान होता है, परमेश्वर होता है, पति की बात मानना। परमेश्वर 17 हत्या कर ही सकता है, भगवान शिव रोज करते हैं, उसका पति भी करता है, इसमें क्या दिक्कत है उसको? उसी कमिटमेंट में कहां कोई दिक्कत आ रही है ना? निष्ठा या फेथफुलनेस खत्म होने का मतलब है कि पति को भरोसा है कि ये मेरे प्रति कमिटेड है, लेकिन पत्नी ने इस बीच में पुलिस से बात कर ली है कि जैसे आएगा एक मिस कॉल दूंगी, अब गिरफ्तार कर लेना इसको। ये फेथफुलनेस के खत्म होने का मामला हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आप एक व्यक्ति के प्रति फेथफुल रह पाएंगे या संविधान के प्रति रह पाएंगे, वहां चुनना पड़ता है। किसी किसी के जीवन में संकट आता है, जैसे वीरप्पन की बीवी के मन में आया होगा, है ना? दूसरा, किसके प्रति न हो। तो फेथफुलनेस एक नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव का मतलब बुरी नहीं, फेथफुलनेस का मतलब है कि आपको क्या नहीं करना है, और कमिटमेंट का मतलब है कि फेथफुलनेस के साथ साथ कुछ और भी करना है। तो फेथफुलनेस एक पार्ट है कमिटमेंट का, इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रतिबद्धता में निष्ठा अंतर नहीं था, निष्ठा हमने एक बिंदु के रूप में लिया ही था। तो केवल निष्ठा प्रतिबद्धता नहीं है, उससे ज्यादा कुछ चाहिए। तो जब आप सिविल सेवक बन जाएंगे तो आपकी प्रतिबद्धता, निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? तो एक तो ध्यान रखना है, संविधान के प्रति होनी चाहिए। तो भारत का संविधान जो है उसको तो ठीक से कंठस्थ कर लेना है अनुच्छेद सहित, कि जब भी कोई कुछ बोले खटाक से अनुच्छेद का नाम बोले और चुप कर लें सामने वाले को, देखो मेरी निष्ठा इसके प्रति है। और संविधान के प्रति का मतलब संविधान के जो मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य या संवैधानिक नैतिकता। आजकल ये शब्द खूब चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है हमारा संविधान जिन मूल्यों को ठीक मानता है उन मूल्यों के अनुसार आचरण करना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता है। तो जरा दो चार मूल्य बताइए जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। जैसे अगर आप पढ़ें प्रस्तावना को, उसमें एक मूल्य कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। और कौन सा? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, है ना? तो एक बंधुत्व लिख लीजिए, न्याय कर लीजिए, ठीक है। जस्टिस हो गया, फेटर्निटी हुआ, बंधुत्व हुआ। क्या कुछ और भी मूल्य हैं इनके अलावा? अब समानता हो गया, अच्छा समानता भी हो गया, स्वतंत्रता भी हो गया। हाँ, कुछ ऐसे मूल्य जो लिखे नहीं है उसमें साफ साफ, लेकिन पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे सहिष्णुता का मूल्य है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज में मूल्य दिखते हैं वो सारे मूल्य भी तो इसी का हिस्सा हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसे एक है वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करना, वो भी एक मूल्य है। तो वैज्ञानिक चेतना का मूल्य भी हमारे संविधान की नैतिकता का हिस्सा है। क्या पर्यावरण को लेकर कुछ मूल्य है? तो पर्यावरण की चिंता करना भी संवैधानिक नैतिकता है। तो पर्यावरण की चिंता जो कि डीपी उसमें ड्यूटीज में लिखा है, तो उसको भी महत्व मिलना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इन मूल्यों पर चलते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिविल सेवक के तौर पर संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को निभाते हैं। अब देखिए, संविधान में हर बात तो लिखी नहीं जा सकती है। संविधान तो हमारा तो फिर भी काफी बड़ा संविधान है। बाकी देशों में संविधान बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा। जैसे अमेरिकी संविधान एक बार मेरे हाथ पड़ गया था, तो वो कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है पता नहीं चलता है। मतलब शुरू होते रहते खत्म होने वाला है, इतना छोटा संविधान है। भारत का संविधान फिर भी मोटा ताजा है, हट्टा कट्टा संविधान भारत का है। हृष्ट पुष्ट संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। क्या है? खाते पीते देश का संविधान है। 60 देशों के संविधान को सामने रख के नोट्स बनाए गए हैं, तो लंबे तो होंगे नोट, सीधी सी बात है, इसलिए बड़ा हो गया है। लेकिन उसके बाद भी संविधान में हर चीज तो आ नहीं सकती है। तो जब संविधान में सब चीजें नहीं आती तो उसके बाद क्या आता है? कानून। कानून कौन से? जो संसद ने या राज्य विधानमंडल ने पारित किए हैं। उन कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता सिविल सेवक में होनी जरूरी है। उन कानूनों के अंतर्गत जो बनते हैं वो बनते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये हम इसका ना पूरा क्रम समझेंगे टॉपिक नंबर 6 में, कि इन सब का रिलेशन आपस में क्या रहता है, रूल्स रेगुलेशंस। इन रूल्स में ही सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स भी आते हैं, जो कि आचरण संहिता है। तो रूल्स के नीचे लिख लीजिए कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक सिविल सेवक की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए? इन सब के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति, रूल्स के प्रति, रेगुलेशंस के प्रति, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, और सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। ये है सिविल सेवक की प्रतिबद्धताएं।
अब ये बताओ, सिविल सेवक की प्रतिबद्धता किसके प्रति नहीं होनी चाहिए? एक है, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं होनी चाहिए, नेताजी के प्रति नहीं होनी चाहिए, किसी संप्रदाय, धर्म इत्यादि के प्रति नहीं होनी चाहिए। संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, इनमें से किसी विशेष के प्रति उसकी प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई सिविल सेवक इन सब बातों का ध्यान रखे तो उसकी कमिटमेंट निश्चित रूप से प्रशंसनीय कमिटमेंट है। तो सिविल सेवक की कमिटमेंट के लिए आप इन 5-6 बिंदुओं को अगर मेंशन करते हैं तो पर्याप्त हो जाएगा। आपके नोट्स में एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है क्योंकि वो नेहरू और इंदिरा गांधी की समस्याओं से जुड़ा है। देखिए, नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी आजकल नरेंद्र मोदी की है। आजकल तो नहीं, आज से 3 महीने पहले जो नरेंद्र मोदी की स्थिति थी कुछ कुछ वैसी है। हमारा देश है पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला। पार्लियामेंट्री सिस्टम उन देशों के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है जहां वैविध्य ज्यादा हो, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन देशों के लिए अच्छा मानते हैं जहां वैविध्य कम हो। तो अमेरिका में वैविध्य एक जमाने में रहा होगा, किंतु मेल्टिंग पॉट कल्चर की वजह से अब मानते हैं कि वैविध्य का उतना महत्व वहां पर नहीं है, इसलिए पूरा देश मिलकर एक व्यक्ति को चुन ले, वो व्यक्ति अपने हिसाब से मंत्री चुन ले, देश चलाए, उनको ये समझ में आता है। इंग्लैंड में क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो ऐतिहासिक मामला ज्यादा है, वरना इंग्लैंड में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है कि वो काम ना चला सके, पर चलता है वहां, हमारे भी चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक पर्पस है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति हों जिनके बहुमत से सत्ता का फैसला होना चाहिए। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मूल आधार है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आनी चाहिए। हालांकि उनका मैकेनिज्म ये है कि एग्जीक्यूटिव के साथ जुडिशरी और लेजिस्लेचर का सेपरेशन ऑफ पावर्स और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इतनी हो कि कोई एक व्यक्ति तानाशाह न बन सके, वो उनका अमेरिकन मैकेनिज्म है। स्वाधीन भारत के इतिहास में 4 प्रधानमंत्रियों को यह मौका मिला कि संसदीय पद्धति में भी एक व्यक्ति पूरी सत्ता अपने हाथ में लाने में कामयाब हो गया। 3 एक ही परिवार के थे, जिनमें नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, और ऐसा पहला व्यक्ति जो गांधी परिवार का नहीं है वो है नरेंद्र मोदी। इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंग्लैंड में भी आजकल दिखती है, लंबे समय से दिख रही है। जब मार्गरेट थैचर थी इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी की समकक्ष थी, दोनों सहेलियां भी थी, तो उस समय भी लगता था कि पूरा इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन थैचर के हाथ में। वहां तो दिक्कत ये भी ना, वहां राष्ट्रपति या जो राजा है उसकी तो पावर है नहीं। 1688 से 2019 तक ये हो गए कितने, लगभग 331 साल हो गए। 331 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री ने कोई सिफारिश भेजी हो और राजा ने साइन ना किया हो। पुनर्विचार भी नहीं करवा सकता है, यहाँ तो पुनर्विचार का ऑप्शन है बहुत सारा, ना किसी बिल पे पुनर्विचार करवा सकता है, ना किसी सिफारिश पे कर सकता है, ना किसी ऑर्डर पे कर सकता है। जो मंत्री ने भेज दिया उसे चुपचाप साइन करना है, उसकी इतनी ही हैसियत है इंग्लैंड में इस समय। राष्ट्रपति है नहीं, सुप्रीम कोर्ट वहां था ही नहीं, अभी 9 साल पहले तो था ही नहीं, अब जाके बनाया है, किंतु उसकी वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, संसद के मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वहां पर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपनी हैसियत क्या है, विधान परिषद जैसी है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने बिल पास किया, उनको भेजा, वहां साइन नहीं हुआ, फिर से पास कर दिया, फाइनल हो गया। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स किसी बिल को 2 बार पास कर दे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बाईपास कर सकता है। सारी शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, और वहां स्पेशल मेजोरिटी है ही नहीं क्योंकि लिखित संविधान है नहीं उनके पास। लिखित संविधान नहीं है, इससे संविधान संशोधन नहीं होता है। वहां हर एक्ट संविधान संशोधन के कद का है, और एक ही मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। वहां स्पेशल मेजोरिटी नाम की चीज नहीं इंग्लैंड के संविधान में, केवल सिंपल मेजोरिटी। और इसका मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री है, जिसके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजोरिटी है, वो किसी भी दिन वहां के संविधान को चेंज कर सकता है। इसलिए इंग्लैंड का हर प्रधानमंत्री वहां के संविधान का नियंता हो जाता है। ये इंग्लैंड के संविधान की समस्या है। भारत में इतनी ताकत अर्जित करना आसान नहीं है किसी के लिए। वो वही कर सकता है जिसके पास लोकसभा में कम से कम 2/3 बहुमत हो, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत हो, और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों में सामान्य बहुमत हो। जिसके पास इतना बहुमत है वो भारत के सिस्टम में राजा बन सकता है, और इतनी ताकत नेहरू के पास थी, फिर इंदिरा गांधी के पास हुई। इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन जिसमें आधे राज्यों की सहमति चाहिए थी, 3 दिन में करवाया था। 3 दिन में लोकसभा भी, राज्यसभा भी, सारे राज्य भी, राष्ट्रपति भी, 3 दिन में सारा काम करता। ठीक है, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, तो बात ये लगती। ऐसी राजीव गांधी ताकतवर था। नरेंद्र मोदी उतने तो नहीं, लेकिन लगभग उतने ताकतवर इस समय है, क्योंकि लोकसभा उनकी मुट्ठी में है, राज्यसभा भी इतनी मुट्ठी में है कि जिस दिन जरूरत पड़ती है मुट्ठी में आ जाती है। सीबीआई भी तो है ना, तो मैनेज हो जाता है, कोई खास दिक्कत नहीं आती। आधे राज्यों के विधानमंडल मैनेज नहीं होते तो उत्तर पूर्व के सारे राज्य मैनेज कर लिए। उत्तर पूर्व में कितने होते, 10 विधायक है, अमित शाह एक बार गए 10 वहां गए। अमित शाह ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की नई परंपरा शुरू की है कि हमारी पार्टी के लोग इलेक्शन लड़े जीते, इसके बदले जो इलेक्शन लड़े जीते वो पार्टी में आ जाए। तो भाई कुल मिला के अंततः पार्टी के लोग सत्ता में होने चाहिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इतनी मेहनत क्या करनी इसके लिए, आप जो जीत गए उन्हीं को ले आओ पार्टी में, लंबी मेहनत क्यों करें। उत्तर पूर्व जहां के लोग ठीक से हिंदी नहीं जानते, यहाँ का मिजाज नहीं समझते हैं, उत्तर पूर्व के लगभग सब राज्यों में बीजेपी सरकार चल रही है इस समय। और उससे फायदा क्या होता है, संविधान संशोधन करने 7 वहां से आ रहे, कुल कितने चाहिए, 28 से 15 चाहिए, कम से कम आज ना 14-15 चाहिए, 8 वहीं से आ गए, 6-7 मैनेज हो जाते हैं। अब हाथ से निकल रहे अलग बात है, लेकिन कुछ दिन पहले तो थे सारे के सारे, क्या दिक्कत है उनको। नेहरू इतने ताकतवर थे, एक आध छोड़ के सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में लोकसभा में पूरा बहुमत, राज्यसभा पूरा बहुमत, पार्टी के ऊपर नेहरू की पूरी पकड़। और 1960s की शुरुआत होते थे, क्या हुआ, पार्टी की अध्यक्ष इंदिरा गांधी, देश का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब कौन क्या बिगाड़ेगा उनका, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। ठीक ऐसे था।
इतने ताकतवर व्यक्ति को भी अंत में कहना पड़ा नेहरू को कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा संकट ये रहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी को कमिटमेंट के मूल्य से जोड़ नहीं पाया। तो ब्यूरोक्रेसी का कमिटेड ना होना, ये नेहरू का, मतलब नेहरू ने कहा कि अगर मैं फेल हुआ हूं तो मेरा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि मैं नौकरशाही को प्रतिबद्ध नहीं बना सका। और इसकी वजह क्या थी? आपको पता ही है कि पहले आईसीएस होती थी, इंडियन सिविल सर्विस, एक आईपी थी, इंडियन पुलिस, 9 ऑल इंडिया सर्विसेज थी उस समय जब भारत का संविधान बना। नेहरू राज्यों के दबाव में थे, राज्यों को ऑल इंडिया सर्विस कभी पसंद नहीं आती क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस में राज्यों का दखल कम रहता है, केंद्र का दखल ज्यादा हो जाता है। तो नेहरू राज्यों के दबाव में कह रहे थे कि पटेल ऑल इंडिया सर्विस समाप्त कर दो, 2 ही सर्विस रखेंगे, सेंट्रल और स्टेट। राज्य सूची के विषयों पर राज्य की अपनी सेवाएं होंगी, केंद्र सूची पर केंद्र की अपनी सेवा होगी। पटेल ने कहा देखो बड़ी मुश्किल से देश को एक किया है मैंने, और अगर देश को एक रखना है तो मुझे कम से कम 2 अखिल भारतीय सेवाएं चाहिए, एक आईसीएस और एक आईपी। इसके बिना देश एक रह नहीं पाएगा। और अंत में पटेल की बात को मानना पड़ा और तब हमारे संविधान का अनुच्छेद 312 बना। और 312 में लिखा कि ऑल इंडिया सर्विस का गठन कैसे होगा, राज्यसभा की विशेष भूमिका है। और उसमें अगर 312 क्लोज 3 पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है? संविधान के आरंभ से यह माना जाएगा कि 2 सिविल सेवाएं आईएएस और आईपीएस इसी विधि से बनाई गई हैं। बनाई नहीं कि उस विधि से, पर संविधान में लिखा है यह माना जाएगा कि ये 2 सेवाएं इसी विधि से बनाई गई हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने संशोधन करके उसकी लास्ट क्लॉज में जोड़ा इंडियन जुडिशियल सर्विस, उसकी संभावना जोड़ दी जो आज तक बन नहीं पाई है, बहुत लंबे समय से उसकी बात चल रही है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 312 में आईजेएस का जिक्र है। आईएएस आईपीएस शायद सेकंड क्लॉज में है, आईजेएस थर्ड और फोर्थ क्लॉज में उसमें 312 में दिया हुआ है। नौकरशाही क्या थी? आईसीएस की परंपरा थी। आईसीएस के लोग थे लाट साहब, बड़े बड़े, बहुत बड़े लाट साहब। ये जो नौकरशाही समय थी ना, उसकी पावर से अगर आप तुलना करें आज की नौकरशाही के पास पावर्स बहुत कम है। जैसे आज का जो कलेक्टर होता है ना, आईएएस जो, उसकी क्या पावर है? जिले में है, जिले में उसके पास क्रिमिनल पावर नहीं है, क्रिमिनल के मतलब क्रिमिनल जस्टिस की पावर नहीं है। अगर आपने संविधान में अनुच्छेद 50 पढ़ा हो, अनुच्छेद 50 में एक बार बड़ी साफ लिखी है डीपीएसपी में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर चलते हुए 1973 में एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट। सीआरपीसी होता है जिसमें आर छोटा होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 जो अप्लाई हुआ 1 जनवरी 1974 से। सीआरपीसी के इस अमेंडमेंट के होते ही जिलाधीशों के हाथ से क्रिमिनल जस्टिस की पूरी पावर निकल गई। उसके पहले कई राज्यों में कलेक्टर्स के पास ये पावर थी कि क्रिमिनल मामलों में वो जज होते थे। अब वो जज नहीं होते हैं, अब वो केवल लैंड रेवेन्यू के मामले में जज होते हैं, नॉर्मल सिविल केसेस में भी नहीं होते हैं। केवल लैंड रेवेन्यू, जमीन का मालिक कौन है, इस मामले में हो सकते हैं, आज भी होते हैं क्योंकि वो उनका बेसिक डिपार्टमेंट है। तब पंचायती राज नहीं था। अब जो सरपंच हैं, जिला विकास परिषद है, ये सब लोग ठीक ठाक पावर रखते हैं डेवलपमेंट के काम में। ये सारी पावर्स जज वाली, पंचायत वाली पहले कलेक्टर के हाथ में रहती थी, अब नहीं रहती हैं। पहले जिले आमतौर पर अभी के साइज से बहुत बड़े जिले हुआ करते थे। तो आजकल जो पावर एक सीएम की है, छोटे राज्य के सीएम की, लगभग उतनी पावर पहले डीएम की होती थी। आज के डीएम की पावर काफी कम है और अच्छी बात है, डेमोक्रेसी ऐसी काम करती है। इन आईसीएस अधिकारियों को सबको 1947 में 50 में संविधान लागू होते ही आईएएस में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सारे थे अंग्रेजों के जमाने के लाट साहब। इन लाट साहबों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और गरीबों के अधिकार वो सब समझाना बड़ा मुश्किल काम था और नेहरू कोशिश कर करके मर गए। अपनी ब्यूरोक्रेसी को ही सोशल जस्टिस का मूल्य नहीं सिखा पाए। अब नेहरू क्या करे बेचारा? संविधान संशोधन करे, एक्ट पास करवाए, उस एक्ट का एग्जीक्यूशन कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी करेगी। ब्यूरोक्रेसी लाट साहब टाइप की है, घर से निकलने को तैयार नहीं है, वो किसी गांव में जाके लोगों से बात करना उसके लिए तैयार नहीं है। और इसलिए नेहरू ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अगर संविधान के उद्देश्यों के प्रति कमिटेड नहीं है तो सरकार सफल नहीं हो सकती। तो नेहरू का ये फेलियर हमेशा ध्यान रखिए। फिर नेहरू की बेटी जब बन गई पीएम यानी कि इंदिरा गांधी ने 1975-6 जिस समय इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी 1975 में, उस समय एक नारा दिया था। वो नारा था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। हो सकता है कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये उनका नारा था। खूब फजीहत हुई इस नारे की। इसमें मूल सवाल ये उठा कि किसके प्रति कमिटेड हो ब्यूरोक्रेसी। इंदिरा गांधी को उस समय लगने लगा था कि इंदिरा और इंडिया एक ही, खाली आर का ही अंतर है बीच में, बाकी तो सब बराबर ही है। और उनके जो चेले चमचे थे वो बोलते भी थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसे नारे उस समय के लोग लगाया भी करते थे। ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनको जब राष्ट्रपति का नाम आया कि राष्ट्रपति बनना है आपको, तो बोले मेरी जो नेताजी हैं अगर वो मुझे कहती कि झाड़ू लगानी है तो मैं झाड़ू भी लगाता, पर उनकी महानता है कि उन्होंने कहा कि तुम राष्ट्रपति बन जाओ। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। राष्ट्रपतियों का चुनाव आमतौर पर इस तरह से होता है कौन कितना निष्ठावान है प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के प्रति। 1977 में बेलछी कांड बिहार में हुआ। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर निकली थी, बेलछी जाने के लिए तैयार हुई, खूब बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, हाथी पे बैठी गई, हिचकोले खाते हुए। हाथी कब गिर जाएगा, इतना रिस्की उस समय था। उनके पीछे एक लेडी कस के पकड़ के बैठी थी, उसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति बन गई। मजाक है हाथी पे बैठना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निष्ठा। ये सब निष्ठा के पुरस्कार आज पढ़ेंगे कि विश्वसनीयता के पुरस्कार क्या होते हैं, वो भी एक मूल्य है, यूपीएससी ने पूछा है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। उनका भाव ये था कि भाई जो मैं कह रही हूँ चुपचाप करो, सवाल मत पूछो मुझसे। और ब्यूरोक्रेसी के जुडिशरी के कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी का विरोध किया। उनमें एक जज से हंसराज खन्ना। भारत के अब तक के इतिहास में सबसे महान जज अगर एक का नाम याद रखना हो तो उसका नाम है हंसराज खन्ना, HR खन्ना। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, काफी वोट मिले किंतु जीत नहीं पाया फाइनली। इमरजेंसी के दौरान
इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट देने की ताकत एक ही जज ने दिखाई, बाकी सबकी तो रीढ़ है ना, बैठ गई थी उस समय। एक हेबियस कॉर्पस केस बहुत प्रसिद्ध है जिसको एडीएम जबलपुर का मामला कहते हैं, जिसमें प्रश्न ये था कि क्या इमरजेंसी के नाम पर आर्टिकल 21 छीना जा सकता है, जीवन का अधिकार छीना जा सकता है, पर्सनल फ्रीडम का अधिकार छीना जा सकता है। 9 राज्यों के हाई कोर्ट्स ने इंदिरा गांधी का विरोध किया। सारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया अपने पास। 5 जजेस की बेंच थी, 5 में से 4 ने कहा कि हाँ राज्य छीन सकता है, एक जज ने कहा कि नहीं छीन सकता, वो थे हंसराज खन्ना। और इसलिए हंसराज खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, उनको लांघ के चीफ जस्टिस बनाया गया किसी और व्यक्ति को। 2 बार ऐसा किया इंदिरा गांधी ने। ऐसे कुछ लोग हुए हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हुआ करते थे। इंदिरा गांधी कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही थी, उनको निराशा थी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग उनका हर आदेश नहीं मानते। वो चाहती थी कि वो किम जोंग की तरह बिहेव करें, और जैसे वो बोले कि रात है, सब लोग क्या बोले, रात है, रात है, रात है, रात है, सुकरात है, ऐसे। तो वो चाहती थी कि लोग ऐसे बोले, पर कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। तो यदि कोई आपसे पूछे कि क्या ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, किंतु किसके प्रति, 1 2 3 4 5, हाँ इनके प्रति नहीं होना चाहिए, 1 2 3, बस। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी समस्या नहीं, असली सवाल है कमिटमेंट किसके प्रति हो। और आपको स्पष्ट करना, कमिटमेंट संविधान के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी नेता विशेष के प्रति, किसी कुर्सी विशेष के प्रति नहीं होनी चाहिए। चलिए, कमिटमेंट पे से ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, इतना काफी है। तो अगली चीज जो इन मूल्यों में आती है कमिटमेंट के बाद, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन को समर्पण कह सकते हैं ना। समर्पण, डेडिकेशन यानी समर्पण का भाव, ठीक है। डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन का मतलब है कमिटमेंट प्लस इंटेंसिटी। कमिटमेंट प्लस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लिए हिंदी में क्या शब्द है? तीव्रता। और ये प्रतिबद्धता तो है ही। तो प्रतिबद्धता की परिभाषा याद रखो, उसमें तीव्रता और मिक्स कर दो। तीव्रता किस चीज की होती है? भावनाओं की होती है। किसी उद्देश्य या व्यक्ति या संस्था, राष्ट्र या परिवार आदि के प्रति निष्ठा की तीव्र भावना या जिम्मेदारी की तीव्र भावना। जैसे कहा था निष्ठा और जिम्मेदारी की सकारात्मक भावना थी, तो निष्ठा और जिम्मेदारी की तीव्र भावना को हम कहेंगे डेडिकेशन या समर्पण का भाव। इसमें जो तीव्रता है ना, इस तीव्रता में एक चीज शामिल होती है, वो ये है त्याग की भावना। जरूरत पड़ने पर आप उसके लिए त्याग भी कर सकें, ये भाव इसमें निहित है। तो डेडिकेशन में जो तीव्रता है, उस तीव्रता में त्याग की भावना भी निहित है। अब अगर पूरी बात को मैं 1 2 वाक्य में कहना चाहूं तो कैसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, संस्था, देश, धर्म, विचारधारा आदि के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी की तीव्र भावना, जिसमें व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार रहता है, उसे समर्पण कहते हैं। ठीक, कंसेप्ट स्पष्ट हो गया? आपके पाठ्यक्रम में लिखा है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो एक सिविल सर्वेंट से जो डेडिकेशन चाहिए, किसके लिए चाहिए? पब्लिक सर्विस के लिए चाहिए, लोक सेवा के लिए चाहिए। तो ऐसा सिविल सेवक जो लोक सेवा या जनता की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा त्याग के भाव से भरा हो, उसको बोलेंगे डेडिकेशन वाला व्यक्ति। आपने कई तरह के अधिकारी देखे होंगे सिविल सेवा में। कुछ तो ऐसे हैं जो तानाशाह टाइप के हैं, डांट साहब टाइप के हैं, उतरते ही नहीं गाड़ी से आम आदमी के लिए। कुछ लोग आपने ऐसे सुने होंगे, देखे होंगे, जो एकदम जमीन पर रहते हैं। जैसे अगर आपको पढ़ना हो एक व्यक्ति के बारे में पढ़िएगा, उसका नाम अभी लिखना शायद उतना सेफ नहीं होगा। उनका नाम है BD शर्मा, ब्रह्मदत्त या ब्रह्मदेव शर्मा नाम है, चेक कर लीजिएगा। IAS थे, एक सिविल सेवक थे, और जो आजकल छत्तीसगढ़ कहलाता है उस इलाके में सिविल सेवक थे। मतलब मध्य प्रदेश कार्डर में थे, बाद में मध्य प्रदेश के 2 हिस्से हो गए तो छत्तीसगढ़ भी हो गया। जिस समय नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो नक्सलवादी लोग ना ढूंढ ढूंढ के सरकारी नुमाइंदों को मारते थे, पुलिस वालों को विशेष रूप से मारते थे। उस पूरे दौर में सारे नक्सलवादियों को, सारे नक्सलियों को एक ही व्यक्ति पे विश्वास था, वो थे BD शर्मा, और ये IAS थे। जनजातियों के बीच रहते थे, कोई IAS वाला रुतबा नहीं, कुछ नहीं। कभी किसी झोपड़ी में रुक गए, 3 दिन वहीं रुके, आदिवासियों से बात की, मीटिंग्स की, चर्चाएं की, और इसी आदमी ने एक कानून को ड्राफ्ट किया, जो कानून भारतीय संसद ने पास किया, पैसा एक्ट। अधिकारियों ने इसका मतलब क्या निकाला? पैसा एक्ट। खूब करप्शन किया इसके नाम पर, जबकि ये एक्ट इतनी अच्छी भावना से बनाया गया था कि जनजातियों का जो एलियनेशन है, अलगाव की भावना है, वो खत्म हो और वो ये महसूस करें कि उनके रिसोर्सेज, उनके जल जंगल जमीन पर उनका क्या हक है, और इस प्रकार से उनके और दिल्ली या रायपुर या भोपाल के बीच की दूरियां समाप्त हों। ये पैसा एक्ट का ड्राफ्ट बनाने वाला व्यक्ति था BD शर्मा, जो कि एक सिविल सेवक था। और ये वैसे सिविल सेवक हैं जो महलों में नहीं रहते हैं, जो सड़क पर रहते हैं, झोपड़ी में रह जाते हैं 4-4 दिन, जिनको खाने के लिए कुछ तामझाम नहीं चाहिए। किसी झोपड़ी में जो बना है वही खाया, वहीं बैठे 24 घंटे काम कर रहे हैं, ना नींद चाहिए ना कुछ चाहिए, बस काम करना है समाज के लिए। ये भावना अगर किसी के अंदर, तो बोलते हैं कि वो लोक सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति है। ऐसा एक कलेक्टर अगर आ जाए किसी जिले में ना, उस जिले की किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। दुर्भाग्य ये है कि सिविल सेवक बनने से पहले कई लोग में ऐसे भाव रहते हैं, ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही अधिकांश के भाव खत्म हो जाते हैं और बाद में तो और खत्म हो जाते हैं। बहुत कम लोग, 100 में 1 आध बचता है जो उस भाव के साथ काम करता है सर्विस में जाने के बाद।
अब तो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो काम करेंगे, आप लोगों को देख के ऐसी उम्मीद हो रही है मुझे, लेकिन वैसे अब तक नहीं, अब तो आप आ गए ना, तो लेकिन उससे पहले की जो बात है ये मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और वैल्यू है, चलो अगला शब्द है स्पिरिट ऑफ सर्विस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां का प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहता है। प्रधान सेवक के दौर में आप इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वो प्रधानमंत्री नहीं, परिधान मंत्री है, क्योंकि उनको नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है। रोज आज जैकेट का रंग ये हो तो कुर्ते का रंग वो हो, तो उनको वो बड़ा शौक है। होता है, अपना अपना शौक किसी को है। अब आदमी पीएम बनने के बाद अपनी चॉइस से कपड़े भी ना पहन पाए तो फिर क्या फायदा जीवन में संघर्ष करने का? इधर तो होना ही चाहिए। हर व्यक्ति केजरीवाल थोड़ा ना कि कमीज फटी होनी चाहिए, पैंट से बाहर निकली होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ना। वो उसका स्टाइल है, उसका वोट बैंक यही देके वोट देता है। अंबेडकर कितने पढ़े लिखे और वंचित वर्ग के नेता थे, पर ड्रेसिंग सेंस के मामले में कोट वोट टांग के रखते थे, एकदम बड़ा मतलब नेहरू को टक्कर दे रहे थे ड्रेसिंग सेंस के मामले में, उनकी टक्कर ठीक ठाक थी। और महात्मा गांधी का अलग था, उन्होंने कहा कि ना भाई। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस यानी सेवा भावना क्या है? देखो, जब आप सिविल सेवा में जाएंगे तो दो प्रकार की स्पिरिट्स काम करती हैं उसके पीछे। आप में से कुछ लोग सिविल सेवक बनना चाहते हैं अधिकार भाव के लिए, अधिकार भावना, सत्ता भावना, अथॉरिटी, पावर, इसके लिए बनना चाहते हैं, ठीक। और कुछ बनना चाहते हैं इसलिए कि वो सेवा कर सके। सेवा भावना वो चीज है। पहले आप ये समझे कि इन दोनों में अंतर क्या है। और मैं तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच वाला आदमी हूं, मैं तो मानता हूं कि अंततः कॉन्टिन्यूम में ही समाधान निकलेगा। तो आपको सिर्फ ये बताना, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से कम 90% व्यक्तियों को ये बात अपील करती होगी कि आईएएस बनने के बाद खूब पावर मिलने वाली है, ठीक है, सामान्य बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 99 मान लीजिए, ठीक है, इतने लोगों को अपील करती होगी। 1% ऐसे होंगे जिनको इस बात से कोई खास लगाव नहीं होगा कि पावर मिलती है, ऐसा भी होगा। दूसरा, आप में से कम 50% व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये आता होगा कि आईएएस बनने के बाद समाज के लिए कुछ बढ़िया करना है। मैं 50 बोल रहा हूँ, शायद थोड़ी संख्या मैंने ज्यादा बोल दी, थोड़ी कम निकली हो सकता है, लेकिन हाँ, ये संख्या भी कुछ ना कुछ ठीक ठाक तो होगी ही होगी। तो पहले इसी की वोटिंग करवा लेते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनको खूब पावर मिले? हाथ खड़ा करें। अथवा की बात नहीं चल रही है, दोनों में भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि पावर मिले, उनको ताकत मिले, शक्ति मिले? आप नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे पावर, आप भी नहीं चाह रहे, चाहिए नहीं रहे, मिल जाए तो ठीक है। आप लोग थोड़ा उलझ गए, पावर मिले और पावर न मिले, इसमें से आप कौन सी स्थिति चाह रहे हैं? मिले, सीधी सी बात है। पावर से नफरत तो नहीं है ना भाई, हाँ तो पावर मिले। आईएएस बनने का क्या मतलब है? पावर तो आप चाह रहे हैं। आपके एक सिग्नेचर से जिले की स्थिति बदल सके तो आप चाह रहे हैं, इसमें काम में दिक्कत है, सब चाह रहे हैं। तो इसमें तो मान के चलो कि आप सब चाह रहे होंगे। अगर आप नहीं चाहते फिर आप शायद इस क्लास में ना होते, फिर आप किसी एनजीओ वाली क्लास में होते कि एनजीओ में काम कैसे करना है। सिविल सेवक बनने का मतलब है कि आप शक्ति चाहते हैं। हाँ, मतलब नेसेसरी नहीं है कि पावर की इच्छा लाट साहब बनने की इच्छा हो, उस तरफ जा सकती है। दूसरा, आप में से कितने लोगों का मन करता है कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करूं कि बढ़िया फायदा समाज को हो जाए? हाथ खड़ा करें। ये संख्या वही 50% के आसपास जो मैंने अनुमान किया था, उतनी ही है। और बहुत घोर ईमानदारी से बताना अगले सवाल के जवाब, आप में से कितने लोग मानते हैं कि समाज है भाड़ में, हमको तो आईएएस बनना है, अपने लिए खूब एंजॉय करेंगे, समाज से क्या मतलब है, छोड़ो, हाथ खड़ा करो। 1 2 3, संकोच मत कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गुड, 15 हो गए, वेरी गुड। चलो, तो ये बताओ कि एक भावना होगी अधिकार भावना। तो मैं ये कह सकता हूं कि अधिकार भावना तो आप में से लगभग 100 के 100% लोगों में रहती ही है। सामान्य बात है कि मुझे अधिकार मिले। और अधिकार मिले तो अधिकार मिलने के दो मतलब हो सकते हैं कि एक तो अधिकार की इच्छा हो सकती है साध्य के रूप में कि मैं आईएएस इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं अधिकार चाहता हूं, और एक हो सकता है कि अधिकार चाहिए इसलिए चाहिए कि अधिकार होगा तो मैं ठीक से काम कर पाऊंगा, वरना कैसे काम करूंगा। तो अधिकार साधन के रूप में चाहिए, साध्य रूप में नहीं चाहिए। तो यदि आपका साध्य अधिकार हासिल करना है तो आप स्पिरिट ऑफ पावर वाले व्यक्ति हैं, रजगुण से भरपूर व्यक्ति हैं, जिसको बोलते हैं ना सत्व रजस तमस 3 गुण मानते हैं, जिसमें रजस गुण ज्यादा होता है, उसमें ये बात ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को लाल रंग ज्यादा पसंद होता है। एक पहचान बता रहा हूँ, सिम्टम आप लोगों को सांख्य दर्शन ने बताया है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पावर मिले, लेकिन इसलिए मिले कि उस पावर का यूज मैं कर सकूं, और कर सकूं किस लिए? समाज की सेवा के लिए। और यदि कोई आपसे पूछे कि सिविल सेवक बनने का साध्य क्या है आपका, और आप कहें कि साध्य केवल एक है कि अपने समाज के लिए, एक समुदाय के लिए, वंचित वर्ग के लिए, जैसे कुछ भी, जैसे कोई लड़की ये कहे कि मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, कोई दलित या ट्राइबल बच्चा ये कहे कि मैं अपने समाज दलित बच्चों के लिए, ट्राइबल समुदाय की सेवा करना चाहता हूँ किसी भी सेंस में, या कोई देशभक्त कहे कि देश का विकास करना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी उद्देश्य जो व्यक्तिगत स्वार्थों से बड़ा है, जिसमें आम जनता की सेवा करना निहित है, तो हम कहेंगे कि आपके भीतर सेवा भावना है। और सेवा भावना का अधिकार भावना से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बशर्ते अधिकार भावना साधन रूप में हो और साध्य के रूप में सेवा की भावना विद्यमान हो। जैसे बीडी शर्मा में सेवा भावना थी पर आईएएस थे। आईएएस न होते तो कोई पूछता नहीं उनको, आईएएस थे इसलिए पूछा। आईएएस के इंटरव्यू में बहुत फिट सवाल, उनका प्रिय सवाल है यूपीएससी मेंबर्स का, कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? इससे जवाब सब लोग बोलते हैं मैं समाज की सेवा करना चाहता था और समाज की सेवा करके आईएएस बनना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा जवाब सुनकर ना कई बार लगता है कितना मक्कार इंसान है ये, यही झूठ बोल रहा है, मक्कार कहेगा, ये वहां जाके क्या करेगा? भाव ही आता है मेंबर के मन में, ईमानदारी की बात है, ये भाव आता है। फिर वो कहते हैं कि यार भाई तुम्हें समाज सेवा ही करनी थी तो एनजीओ में चले जाते हैं, यहाँ क्यों आ रहे हो?
तो वहां कई लोग फिर घबरा जाते कि इसका क्या जवाब दे। तो इसका जवाब यही होता है कि समाज की सेवा करने के दो रास्ते हैं, एक पावर के साथ, एक पावर के बिना। पावर के साथ रहूंगा तो समाज की सेवा ज्यादा मात्रा में, ज्यादा गुणवत्ता से कर पाऊंगा। बिना पावर के करूंगा तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, बार बार अनुनयन करना होगा, मनाना होगा, सविनय अवज्ञा करनी होगी, निवेदन करने होंगे और रिजल्ट बहुत कम आएगा। इसलिए यदि मेरे पास उम्र भी है, प्रयास भी है और मैं जानता हूं कि सिविल सेवक बनकर मैं अपना यही उद्देश्य पावर के साथ पूरा कर सकता हूं, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। संयोग से IAS नहीं बना तो बिना पावर के करूंगा, तो NGO से करूंगा। लेकिन हाँ, जब चॉइस है तो क्यों इसका प्रयोग ना करें? बात है, तो इसमें क्या परेशानी है? तो सेवा भावना यदि किसी व्यक्ति के भीतर है तो उसे कुछ सिम्टम्स माने जाते हैं, कुछ लक्षण माने जाते हैं। लोग IAS की नौकरी करते हैं 3 भाव से, एक अधिकार भावना, एक नौकरी भावना, एक सेवा भावना। नौकरी भावना वाला होता है सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचता है, 5 बजे घड़ी देखना शुरू कर देता है कि 6:30 कब बजेंगे। 6 बजे से ही पैक करने लगता सारा अपना ताम झाम, लैपटॉप पैक कर लिया, सामान पैक कर लिया, टिफिन पैक कर लिया, घड़ी देख रहे हैं 6:25 से 5 मिनट और बचे हुए हैं। 6:25 पे उठ गया, झाड़ पहुंच लिया, अपना हिसाब किताब सारा। 6:30 बजते ही गोली की तरह निकला ऑफिस से बाहर और कार में बैठ के भागा अपने घर। तो इस भाव से नौकरी करे, वो नौकरी भावना से कर रहा है कि क्या करे, चाकरी करनी है, नौकरी करनी है, पेट पालना है, बच्चों को क्या करे। लेकिन सेवा भावना वाला ना, पर जो पहला होता है अधिकार भावना वाला, पहले मैनेज करते, जैसे घर से निकलते हैं ऑफिस फोन करते कि मैं आने वाला हूँ, 5 किलोमीटर खड़े रहना भाई। जैसी है दरवाजा सर 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 सर, हाँ मजा आ गया यार। ऐसे ऐसे करते रहा करो यार, बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा अच्छा फील आता है ऐसे करने से, उसको इसी मजा आता है। काम धाम नहीं करता है वो, हर जगह सर सर होता है, सैल्यूट होता है। ये तीसरा व्यक्ति है। इसके लक्षण क्या होंगे? पहली बात, इसको वो सब शोशेबाजी पसंद नहीं आएगी। कोई सलाम ठोका, सर नीचे कर हाथ, कुछ सर नहीं, ठीक से बात करो, मैं हूं तो हिलना नहीं है, ऐसे ही रहना जैसे हो, ठीक बस। अब ये बताओ कि ये आदमी जब काम करेगा तो घड़ी देख के काम करेगा या बाकी लोग घड़ी देखेंगे इसको देख देख के बार बार? वो बाकी लोग ऐसे करेंगे। तो समय देखकर काम न करना डिपेंड करता है ना कि आप मूल्यांकन किस चीज से करते हैं, समय से करते हैं या वर्क सेटिस्फेक्शन से करते हैं। जैसे एक कवियत्री ने लिखा कुछ दिन पहले कि मैं सालों में नहीं किलोमीटरों में जीना चाहती हूँ। इसका मतलब यह कि जीवन का उद्देश्य यात्रा करना है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं 25 साल की हूँ कि 30 साल की हूँ, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैंने कितने किलोमीटर की यात्राएं की हैं। तो मैं अपनी उम्र का हिसाब वर्षों में नहीं किलोमीटरों में रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यात्रा, कितनी यात्राएं की हैं, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे इसके लिए समय, घंटे महत्वपूर्ण नहीं काम किया कि मैं 9 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया। महत्वपूर्ण क्या है? जो पर्पस है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें समाज के वंचित वर्गों के प्रति कैसा भाव होगा? कंपैशन, यानी कि करुणा का भाव जबरदस्त होगा। ये रूल्स रेगुलेशन को बहुत फॉलो करेगा या रूल्स के बियॉन्ड जाके लोगों की हेल्प करेगा? तो बियॉन्ड द रूल्स, मतलब रूल्स को तोड़ेगा नहीं, किंतु डिस्क्रिप्शन इतनी होती है कि अब रूल्स को अपने अधिकार के भीतर भी थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके लोगों की मदद कर सके। जो व्यक्ति ऐसा करने लगे, समझ लीजिए कि अब वो उस रास्ते पर चल पड़ा है। इसको भी अपने अधिकार पसंद आएंगे, लेकिन इसको उत्तरदायित्व और अधिकार में प्राथमिकता किसको देगा? उत्तरदायित्व को। तो उत्तरदायित्व का महत्व इसके लिए अधिकार से ज्यादा होगा। अधिकार का महत्व अपनी जगह है, लेकिन उत्तरदायित्व का महत्व अधिकार से भी ज्यादा होगा। जिसमें ये सारे भाव आपको दिखने लगे, जो 24 घंटे रात दिन समाज के लिए काम करने के मूड में रहता हो, उस व्यक्ति में स्पिरिट ऑफ सर्विस। और ऐसे व्यक्ति का सिविल सर्वेंट से तो फिर कमाल ही हो जाता है। स्पष्ट हुआ? इससे मिलता जुलता एक मूल्य है करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन, इसके लिए क्या हिंदी तय हुई? साहसपूर्ण दृढ़ता, विश्वासोत्पन्न साहस भी हो सकता है, ठीक बात है। विश्वास पर टिका साहस, कुछ कुछ ऐसा भाव, कोई एक शब्द अगर मिल जाए तो ले आइएगा, तब तक हम इससे काम चलाते हैं। करेज ऑफ कन्विक्शन यानी कि विश्वास पर टिका साहस। किसका? हाँ हाँ, मुवक्किल भी ठीक है, वो उर्दू में है, सेवार्थी तत्सम हिंदी में है। अच्छा, अभियुक्त ज्यादा ठीक है या आरोपी ज्यादा ठीक है? एक ही बात है। एक हिंदी की इस शैली में है, एक उस शैली में है। एक्यूज्ड, अभियुक्त, आरोपी, एक ही बात है। प्रत्यक्षदर्शी और चश्मदीद, क्या ठीक है? एक ही बात है। चश्मदीद उर्दू में, चश्मदीद गवाह लिखिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कठोर कारावास और नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे एक दो शब्दों से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कठोर कारावास को क्या बोलेंगे उर्दू में भाई? एक तो है सश्रम कारावास हिंदी में, और उर्दू में क्या होता है उसके लिए? कैद बामशक्कत। तो कैद ए बामशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सश्रम कारावास एक ही बात है, भाषा के तो अंतर है। बढ़े चलो। तो करेज ऑफ कन्विक्शन क्या चाहिए? देखिए, करेज ऑफ कन्विक्शन ये मूलतः कन्विक्शन है या मूलतः करेज है? काला घोड़ा मूलतः काला है कि घोड़ा है? घोड़ा है। द हॉर्स विच इज ब्लैक, द हॉर्स ऑफ ब्लैक कलर मूलतः हॉर्स है कि ब्लैक कलर है? हॉर्स ऑफ ब्लैक कलर हॉर्स है,
करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है? करेज है, सीधी सी बात है। तो करेज ऑफ कन्विक्शन मूलतः करेज है, यानी वह साहस, वह करेज। कितना सिंपल है, वह करेज जो कन्विक्शन पे टिका हुआ हो, इतना ही तो है। वह साहस जो इस दृढ़ विश्वास पर टिका हो कि, अब की के बाद बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने हैं, जो इस दृढ़ विश्वास पर टिका हो कि, की के बाद मेरा या मेरी करके 8-10 शब्द लिख लीजिए। लक्ष्य हो सकता है, विचार या विचारधारा हो सकती है, मूल्य हो सकता है, समझ हो सकती है, ऐसा कुछ भी, मूल्य है, विश्वास है, विचारधारा है, व्यू पॉइंट है, आर्गुमेंट है, नॉलेज है, जो कुछ भी। तो वह साहस जो इस विश्वास पर टिका हो कि मेरा लक्ष्य, मेरा विचार, मेरा मूल्य, मेरी समझ, मेरी विचारधारा एकदम ठीक है या सटीक है। एकदम ठीक को ही सटीक कह देते, तो एकदम सटीक मत लिखना, सटीक में एकदम छिपा हुआ पहले से ही। जैसे सबसे बेस्ट फ्रेंड मत बोला कीजिए, है ना, बेस्ट में नहीं था कि सबसे अच्छा है ही, और कई तो बोलते बेस्टेस्ट फ्रेंड है मेरा। तो कितना सिंपल है, वह साहस जो इस दृढ़ विश्वास पर टिका हो कि मेरा लक्ष्य, विचार, मूल्य, मेरी समझ या मेरी विचारधारा एकदम ठीक है। इसका मतलब पता क्या होता है कि जब तक आपको खुद अपने विश्वास पर भरोसा नहीं है, तब तक आप कुछ बड़ा काम कर नहीं पाएंगे जीवन में। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे आप में से कुछ लोग आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ठीक से भरोसा जमता नहीं होगा कि आईएएस का उद्देश्य अच्छा है या नहीं है, कोई खास मतलब है या नहीं। तो जिसको अपने रास्ते पर भरोसा ना हो, ऐसा होता है जीवन में कई बार कि आपने जो चुना है, चयन किया है, आपको उस पर भरोसा नहीं है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि व्यक्ति को चुन लिया, यार भरोसा नहीं जम रहा, कोई रास्ता चुन लिया, कोई नौकरी चुन ली, कोई वैकल्पिक विषय चुन लिया, कुछ भी ऐसा जहाँ चुनना था, और वो चुनने के बाद आपको लग रहा है कि ठीक नहीं किया। और यदि आपको लगता है कि आपने ठीक चुना है, तो जो आपके अंदर साहस आएगा ना, उस साहस को बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। अच्छा, करेज ऑफ कन्विक्शन हमेशा अच्छा नहीं होता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कोई पूछे कि ये अच्छा ही होता है या बुरा भी हो सकता है। एक कोई भी बड़ा काम करना हो तो ये जरूरी है, बड़ा काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत अच्छा या बहुत बुरा काम करने के लिए करेज ऑफ कन्विक्शन जरूरी चीज है। सोच के देखिए कि जब कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो कैसे बनता होगा। और मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि लोग कहते हैं कि आतंकवादी कायर होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो मैंने एक बार आपसे कहा था साइकिल को तेज चला के दीवार में मार के देख लेना एक बार। जब साइकिल तेज चला के दीवार में मारेंगे ना, अगली बार फिर कहीं मन नहीं करेगा मारने का। और यदि जोर से लग गई साइकिल और उछल के गिरे दीवार पर, गुम्बे निकली खोपड़ी में एक बार ना, उसके बाद फिर कहीं मन नहीं करेगा। और फिर सोचना उस व्यक्ति के बारे में जिसने बेल्ट बांधी है, अपने हाथ से दबा रहा है, ये जानते हुए कि बेल्ट का बटन दबाते ही उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसके बाद भी दबा रहा है। साहसी तो है ही भाई। मैं इस अखबार वाले झूठ में हिस्सेदारी नहीं रखूंगा कि आतंकवादी डरपोक और कायर होते हैं। आतंकवादी बहुत साहसी होते हैं, बस उनका साहस गलत दिशा में होता है, डायरेक्शन गलत होती है। साहसी होते हैं, इसमें बात नहीं है। जिन्होंने संसद पे हमला किया 5 लोगों ने, काजू बादाम लेके गए थे और पिस्तौल बंदूक बम लेके गए थे। आप सोचिए, पूरी भारतीय संसद, क्या योजना थी कि लोकसभा के सांसदों को बंधक बना लेंगे? इस पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण 545 व्यक्ति, उनको बंधक बना लेंगे। मतलब उनको बचाने के लिए पूरे देश की सेना भी लग जाएगी, सीधी सी बात है। पुलिस तो छोटी बात है। और 5 लोग बंदूकें लेके, इतना साहस कि हम ऐसा कर देंगे। उनको अच्छे से पता ही होगा कि मौत हमारी होनी है, और ये पता हो कि हमारी मौत होनी है, उसके बाद भी एकदम धूमधाम से चले जाना, ये मजाक तो नहीं है कम से कम। बहुत साहस चाहिए। ये साहस कहाँ से आता है? ये ब्रेन वॉश से तो आता है, लेकिन ब्रेन वॉश जब कर देंगे तो ब्रेन वॉश के बाद उस व्यक्ति को ये कन्विक्शन हो जाना चाहिए कि मेरा रास्ता सही है। ब्रेन वॉश तो 100 लोगों का करने का प्रयास किया, उनमें से मुश्किल से 10 ऐसे जिहादी बन पाते हैं, फिदायीन बन पाते हैं, बाकी नहीं बन पाते, डरते हैं, नहीं भाव मन में आता है। 8-10 हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? उनको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक सही उद्देश्य के लिए मुझे चुना गया है, और इससे महान उद्देश्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और मुझे चुना गया इस बड़े काम के लिए। ये होता है। इसके लिए सही शब्द पता क्या है? एक, इनका नाम कभी आया आपके सामने? नेहरू के बहुत प्रसिद्ध जॉन डिवी, इनका नाम कभी आया है? नेहरू ने इनको बहुत फॉलो किया। एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसोफर हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, जॉन डिवी। इनका नाम आप अपने निबंध में या इथिक्स में कहीं ना कहीं एक आध बार लिखिए आना, जॉन डिवी। प्रैग्मेटिज्म एक विचारधारा है, इसको हिंदी में व्यवहारवाद या अर्थक्रियावाद कहते हैं। अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के सबसे बड़े दार्शनिक हुए जॉन डिवी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत। अगर आपने किसी ने बीएड किया हो, एजुकेशन पढ़ा हो, एजुकेशनल फिलोसफी और साइकोलॉजी में जॉन डिवी के बिना काम नहीं चलता। जैसे पेवलोव के बिना काम नहीं चलता है, तो पेवलोव, जॉन डिवी, इनके बिना बीएड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन की साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आपने किया, बीएड किया हुआ है? हाँ, तो वह इनका नाम सुना होगा आपने, जॉन डिवी का। जॉन डिवी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द है धर्मनिष्ठता, द फीलिंग ऑफ रिलीजियोसिटी या रिलीजियसनेस, जिसके लिए हिंदी शब्द है धर्मनिष्ठता।
धर्मनिष्ठा एग्जैक्टली वो चीज है जिसको हम यहाँ करेज ऑफ कन्विक्शन कह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको अपने किसी लक्ष्य में ऐसा भरोसा हो कि वो लक्ष्य महान है, महान लक्ष्य, किसी लक्ष्य को महान मानना और उसके प्रति कमिटमेंट महसूस करना, महान लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, अगर ये है तो आपकी सारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। रिलीजियसिटी का सिंपल मतलब उसने बताया, किसी महान लक्ष्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाना, ये रिलीजियसिटी है। और बड़ी रोचक बात उसने कही, धर्म के अंदर तो ये बात होती ही है। अगर हम धर्म से बाहर इसको निकालें और इसको अच्छे सांसारिक उद्देश्यों से जोड़ दें तो जो समाज बनेगा उसकी बात अलग होगी। मैं 1 मिनट का समय लेके मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है ताकि आप इसका कंसेप्ट समझ लें। वो कह रहे हैं कि धर्म जो है, ये धर्म कौन से वाला, मजहब की बात कर रहा हूँ। धर्म के 2 मतलब ध्यान है आप लोगों को, एक है स्वकर्तव्य पालन, एक है मजहब। ये मजहब के सेंस में कह रहा हूँ। वो धर्म को नहीं मानता था जॉन डेवी, उसका विरोधी एक सेंस में था, और नेहरू इसके बहुत बड़े फॉलोवर हैं। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जॉन डेवी को इतनी बार कोट किया है तो ऐसा लगता है कि नेहरू बहुत ज्यादा प्रभावित थे इस व्यक्ति से। उसने कहा कि धर्म में क्या होता है, धर्म में 2 चीजें हैं। धर्म का पहला हिस्सा है मिथकीय पक्ष या मिथिकल एस्पेक्ट, मिथकीय पक्ष, MYTHICAL, मिथिकल एस्पेक्ट, और दूसरा है रिलीजियसनेस या रिलीजियोसिटी। आप किसी भी धर्म को डिफाइन करना चाहिए तो यही 2 बातें अंततः मिलेंगे। पहला हिस्सा है मिथिकल एस्पेक्ट, जो सभी धर्मों को अलग बनाता है। जैसे हिंदू लोग मानते हैं भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान शिव थे, ब्रह्म थे, विष्णु थे, महेश थे, ये मान लेते हैं। ऐसे मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर थे, खुदा हैं, इब्लिस है या जिब्राइल है, गैब्रियल है, ये सब मानते हैं, मुसलमान लोग मान लेते हैं। ऐसे ईसाइयों का है, फादर हैं, जीसस है, मरियम है, मेरी है, ये उनकी धारणाएं हैं। एंजल्स हैं बहुत सारे। यहूदियों को लगता है कि हजरत मूसा यानी कि मोसेस जो थे वही ज्ञानी व्यक्ति थे, पैगंबर थे। हर धर्म के पास अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने प्रतीक हैं, अपने विधि विधान हैं, अपने अनुष्ठान हैं, अपने आडंबर हैं, अपनी पौराणिक कथाएं हैं। तो हर धर्म का वो हिस्सा जो उसके विश्वासों का हिस्सा है, पौराणिक कथाओं आदि का हिस्सा, वो मिथिकल एस्पेक्ट है। लेकिन हर धर्म के भीतर एक खास बात है कि व्यक्ति धर्म के नाम पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। ये बड़ी महान चीज है, इस पर लोग गौर नहीं करते हैं। मतलब मैंने अपने इसी दिल्ली के समाज में बहुत रोचक तथ्य देखा है। आप दिल्ली के लोगों से बोलोगे टैक्स पे करो, देश का हित होगा, टैक्स पे करो, भर जाए, और सवाल बड़े बड़े पूछते हैं, दर्शक बन जाते हैं। देश की सरकार को मैं इतना पैसा देता हूँ, देश की सरकार मेरे लिए क्या करती है, ना स्कूल प्रोवाइड करती है मेरे बच्चों को, ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना सड़क है, ना ये है, ना वो है, मैं क्यों टैक्स दूं? तो इसका जवाब है कि इसीलिए दो कि ये सब हो सके। और उनका तर्क है कि क्यों दो? मतलब मैंने अपनी गली मोहल्ले में देखा 1-2 व्यक्ति जो अच्छे खासे समृद्ध लोग हैं, जब जब किसी सामाजिक कार्य के लिए फंड इकट्ठा करने की बात है, उनसे चवन्नी निकलवाना मुश्किल हो जाता है। चवन्नी भी नहीं निकालते हैं कि नहीं जी ये क्या 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 जरूरत है इसकी, इसके बिना काम तो चल रहा है हमारा। ये समाज के हित में है, सबके फायदे में है। और उस जिस व्यक्ति को दिमाग में रख के बात कर रहा हूँ उसकी कहानी बता रहा हूँ, जो समाज के हित में एक पैसा नहीं निकालता, तभी क्या हुआ, एक मंदिर बनने की योजना बनी और फिर सब लोग सबके घर जाने लगे कि जी मंदिर बनाना है, ये मूर्तियां लगेंगी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कुछ फंड दीजिए। उस व्यक्ति ने 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया मंदिर के लिए, और जिद के साथ कि ये वाली मूर्ति मैं स्थापित करवाऊंगा, ये वाले भगवान की और ये वाले भगवान की मूर्ति मैं स्थापित करवाऊंगा। तो ठीक है, भी करवा दो। और उसे जरा भी तनाव नहीं इस बात का, उसको बस ये चाहिए कि सबको ये पता लगे कि ये मूर्ति मैंने स्थापित करवाई है, तो धर्म का काम है। तो जो आदमी 11 रुपए खर्च नहीं कर सकता, वो धर्म के नाम पे 11 लाख करने को तैयार हो जाता है। ये जो भावना है ना कि मैं धर्म के लिए कुछ कर रहा हूं, तो एक महान लक्ष्य के लिए कुछ कर रहा हूं, और महान लक्ष्य के लिए त्याग करना पड़े तो मैं त्याग करने को तैयार हूं, ये जो भावना है ये दुनिया के हर धर्म में है, और धार्मिक व्यक्तियों में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ ये भावना पाई जाती है। उसी में कोई बन जाता है ओसामा बिन लादेन, जिसके अंदर ये भावना अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जवाहिरी बन जाता है, अनकंट्रोल्ड है। ऐसे कुछ हिंदू भी होंगे जिनमें अनकंट्रोल्ड है, जो हिसाब बराबर करने के मूड में घूम रहे हैं गली गली में। कुछ सिखों में है, जब पंजाब में आतंकवाद था ऐसे कई लोग थे उस समय ऐसी बात करते थे। अब जॉन डेवी क्या कह रहा है, धर्म बुरा नहीं है, एक बहुत महान भावना एक बहुत गलत चीज के साथ एसोसिएट हो गई है। और अगर हम इतना कर लें कि रिलीजियसनेस या रिलीजियसिटी को सांसारिक उद्देश्यों से जोड़ सके, सांसारिक बेहतरी के उद्देश्यों से जोड़ सकें अगर, तो कमाल हो जाएगा। तब लोग बहुत गहरे समर्पण की भावना से समाज के हित में काम करेंगे, जो अभी धर्म के लिए काम करते हैं। और ये जो कन्विक्शन है, करेज ऑफ कन्विक्शन है, अगर इसका संबंध सांसारिक या सामाजिक उद्देश्यों से हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्या भाव है जॉन डेवी का। जैसे ये चीज दिमाग से हट जाए, मिथिकल एस्पेक्ट, और आपने इसी व्यक्ति को यह समझा दिया कि भैया देखो, यदि तुमने पर्यावरण के लिए कुछ बड़ा काम किया तो भगवान खुश होंगे तुमसे, उसके मन में बिठा दीजिए इस बात को। अब पर्यावरण के प्रति इसके अंदर जिहादीपन आ जाएगा। पहले जिहादीपन किसको लेके, मजहब को लेके, अब पर्यावरण को लेके आ गया। और ये आदमी जिंदगी भर में 20-25 हजार पेड़ लगा दिए, सारे पेड़ का ध्यान रख रहे हैं, पॉलिथीन वालों को धमका रहा है, हर जगह गली गली घूम के बंदूक लेकर पॉलिथीन गोली मार दूंगा, वापस आओ। लोग डर गए कि भाई पॉलिथीन पे गोली पहली बार चली दुनिया में, पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद हो गया। अगर ऐसे कुछ व्यक्ति समाज में हो जो सामाजिक उद्देश्यों को उसी धार्मिक स्तर पर जीते हों
जो उनके जीवन का सार बन सकता है, तो जो अंतर आएगा उसकी बात जॉन डेवी ने बहुत की है, और ये बात नेहरू ने उनसे सीखी और खूब इसको कोट भी किया है। चलिए, तो करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है? ये भरोसा कि मैं ठीक हूं, इससे जो साहस आता है, और ये साहस बुरे व्यक्तियों में भी आ सकता है, क्योंकि आतंकवादी को पूरा भरोसा होता है कि वो ठीक है, उसे कोई संदेह नहीं होता, उसे जरा भी डाउट नहीं होता कि वो गलत है, इसलिए वो पूरे आत्मविश्वास से बात करता है। गोडसे को पूरा विश्वास था कि वो ठीक है, उसके तर्क पढ़ के देखिए, उसकी स्पीच पढ़ के देखिए, उसको जरा भी गिल्ट नहीं है, उसको जरा, मतलब ये है, वो कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि मुझे इनकी हत्या करनी पड़ी, मैं बेसिकली हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरी ऐसी चेतना नहीं है, पर मेरे लिए, मतलब उसके हिसाब से, पर मेरे लिए अपने देश को बचाने का कोई रास्ता था नहीं, वो इस लेवल बात कर रहा है। ये करेज ऑफ कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन कि देश का हित वही है जो मैं सोचता हूं, और ये व्यक्ति देश के हित में बाधक है, इसको मारकर ही देश का हित होगा, इस कन्विक्शन से उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इसलिए कोई आतंकवादी हो, कोई हत्यारा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़े से गलत काम करेगा, उसके पीछे ये करेज ऑफ कन्विक्शन, जो वैचारिक अपराध होते हैं, विचारधारा पेटे के अपराध हैं, वो सारे के सारे अपराध इसी से होते हैं। जैसे डकैती विचारधारा पेटे का अपराध नहीं है, पर नक्सलवाद विचारधारा पेटे का अपराध है। तो जो भी अपराध विचारधारा पर टिके हुए अपराध हैं, वो सारे के सारे करेज ऑफ कन्विक्शन से ही पैदा होते हैं, जिनमें आतंकवाद, नक्सलवाद, जीनोसाइड, ये सब चीजें आती हैं। हिटलर को क्या अपनी समझ पे जरा भी डाउट था? नहीं था, जीनोसाइड कर दिया। अब सीएए चल रहा है इस समय, आप किसी बुद्धिजीवी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो लेफ्ट वाला होगा वो 50 कमियां बता देगा। इधर अमित शाह का इंटरव्यू आज तक भी हो रहा था, किसी पे हो रहा था, कल यूट्यूब पे किसी ने भेजा मेरे पास, आज तक भी था, जिस पे भी था, तो 10 मिनट की क्लिप किसी ने भेजी मेरे पास, कल मैंने देखी। उनको भी करेज ऑफ कन्विक्शन तो नहीं है। पत्रकार पूछ रहे कि इसमें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनका जवाब, उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग क्या समझते हैं, उनको कन्विक्शन है कि मैं ठीक कर रहा हूं। ये जो कन्विक्शन से करे जाता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा कैसे होता है? भगत सिंह कैसे बनेगा? अगर आपको बनना है क्रांतिकारी, या किसी को बनाना है क्रांतिकारी देश के हित में, तो वो करेज ऑफ कन्विक्शन से ही बन सकता है, उससे बिना नहीं बन सकता। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घोर ईमानदार बनना है, श्रीधरन जैसा या भूरेलाल जैसा, ऐसे कई लोग हैं, खेमका जैसा, उसके लिए जो करेज चाहिए ना, वो करेज वहीं से आएगा कि मैं एकदम ठीक हूं, दुनिया गलत है, मैं एकदम ठीक हूं। ये कन्विक्शन जो है, तो बहुत ईमानदार सिविल सेवक हजारों आलोचनाओं को, हजारों रिश्तेदारों की सलाहों को कि यार सब कमा रहे हैं, तुम भी कमा लो, उन सबसे वही लड़ पाएगा जिसके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत ज्यादा होगा। और कोई भी सामाजिक कर्मी जो समाज के लिए कुछ भी बड़ा काम करना चाहता है, चाहे वो कैलाश सत्यार्थी हो, अन्ना हजारे हो, इन सबके लिए ठीक ठाक करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए। बात समझ में आ गई? अभी फिलहाल आपको आईएएस बनने के लिए सबसे पहले ये कन्विक्शन चाहिए कि आईएएस का उद्देश्य बहुत महान है, और आप आईएएस बनकर वे कुछ महान कार्य कर सकते हैं जो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और ये कन्विक्शन जितना गहरा होगा, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। ये कुछ मूल्य समाप्त हुए। अब यदि कोई आपसे पूछे, अच्छा करेज ऑफ कन्विक्शन के 2 एग्जांपल मुझे तुरंत याद आ रहे हैं भारतीय समाज के। एक महिला का नाम है नीलम कटारा। आप में से कितने लोग जानते हैं इस महिला को, या उसका नाम सुना हो? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं, मैं भी आपको बताता हूं। एक और महिला है जिसका नाम मुझे नहीं पता, पर यह पता है कि उसकी बेटी कौन थी, उसको बोलेंगे निर्भया की मां। मुझे उनका नाम नहीं पता, जो भी नाम हो। निर्भया का नाम भी निर्भया तो नहीं था, लेकिन निर्भया प्रचलन में है तो उसी का इस्तेमाल करें। निर्भया की मालिक, इस बात को मेरे ख्याल 7 साल हो गए हैं, 2012 का प्रसंग है ना ये, 7 साल हो गए। इसी समय शायद दिसंबर की बात थी, 16-17 के आसपास। 7 साल से वो महिला लगातार संघर्ष कर रही है अपनी बेटी, मृत बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। किसी भी कोर्ट में कोई भी तारीख हो, हमेशा वहां पहुंच जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, फिर डेथ वारंट नहीं मिल पाया तो उस दिन फूट के रोई कि डेथ वारंट नहीं मिला। जनवरी 1 वीक तक निकल गई है। इतने लंबे समय तक वही व्यक्ति संघर्ष कर सकता है जिसके अंदर बहुत गहराई से ये बात बैठी हो कि मुझे लड़ना है सत्य के पक्ष में। दूसरा केस नीलम कटारा, जो और महत्वपूर्ण केस है। निर्भया की मां को यह भय नहीं है कि जिनके खिलाफ वो लड़ रही है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, ये भय नहीं है, क्योंकि जिनसे वो लड़ रही है वो सारे बस कंडक्टर टाइप के लोग हैं। उनके पास न पैसे की ताकत है, न वकीलों की ताकत है, न प्रशासन शासन की ताकत है। उनसे लड़ना आसान काम है, बहुत मुश्किल नहीं है। वो तो जेल के अंदर है तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नीलम कटारा एक ऐसी महिला है जिसके बेटे, नीलम कटारा के पति आईएएस थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे भारत सरकार में। इनका एक बेटा था नीतीश, उसका नाम था नीतीश कटारा। अब शायद आपको ध्यान आ रहा होगा, नीतीश कटारा को प्रेम हो गया डीपी यादव की बेटी से। ठीक, डीपी यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, और डीपी यादव का एक बेटा है विकास यादव, जो उस दिन मनु शर्मा के साथ था जब जेसिका की हत्या हुई। उस 5-6 लोगों के ग्रुप में वो भी साथ में था। और विकास यादव को यह पता लगा कि मेरी बहन से कोई प्रेम करता है। सामंतों को यह बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बहन से कोई प्रेम करे, जबकि वो किसी की बहन से कर रहे होते हैं प्रेम, लेकिन कोई सामंत ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मेरी बहन से कोई कैसे प्यार कर सकता है। तो नीतीश कटारा ने अपनी बहन को समझाया, तो बहन नहीं समझी, उसको मोहब्बत में थी, उसने कहा मेरा सच्चा प्यार है। तो नीतीश ने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। विकास ने कहा देख लेते हैं। फिर एक दिन एक शादी थी किसी बैचमेट की, जिसमें दोनों लोग गए हुए थे, नीतीश कटारा भी गया हुआ था और वो डीपी यादव की बेटी, मुझे नाम ध्यान नहीं, वो भी वहां पर थी। तो ये भाई साहब पहुंचे पीछे से, अपने कजन को साथ में लेके गए, उससे बात की, गाड़ी में बिठाया, उसको ले गए, उसका मर्डर कर दिया। एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको बोलते हैं ना, वैसा मर्डर किया। अब वो अपने घर नहीं पहुंचा तो पेरेंट्स चिंता हुई। फादर जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि बहुत ताकतवर पद होता है,
पर डीपी यादव से लड़े इतनी ताकत जॉइंट सेक्रेटरी भी महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन उस लड़के की मां ने ठान लिया कि चाहे सामने कोई भी आ जाए, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इस बीच में उसके पति की मौत भी हो गई, जो आईएएस से। सिंगल हैंडेडली उसने एक एक वकील से बात करके 7-8-10 साल जो भी लगे, एक एक दिन सुनवाई पे गई। और ध्यान रखना है, उसके सामने डीपी यादव था, कंडक्टर नहीं था कोई बस का। और डीपी यादव के स्तर के व्यक्ति के लिए एक आध मर्डर करवाना कोई खास बात नहीं है। अपने बेटे को बचाने के लिए छोटी मोटी बात है, कर सकता है। कई धमकियां मिली, पर वो औरत इस मूड में थी कि जान से मारने मार दो, मैं जिंदा नहीं रह सकती सिचुएशन में। अगर मैं जिंदा हूं तो न्याय लेके रहूंगी, जान से मारने मार दो मुझे। और अंततः उस मामले में विकास यादव को उम्र कैद हुई। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन मिलेगी, हर मामले में खड़ी रही जब तक सजा नहीं मिल गई, पीछे नहीं हटी। और अब जब उसका पति मर चुका है, बेटा मर चुका है, अब उसने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही मामलों में जहां कोई अपराध हुआ हो और न्याय न मिल पा रहा हो, उन मामलों में वो इंटरवीन करती है। इसको बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। इतना साहस अंदर आ जाता है कि अब चाहे सर फूटे या माथा, अब डरना नहीं है। अब तो ठान लिया, मरेंगे तो मरेंगे पर छोड़ेंगे नहीं, ये भाव। और ऐसा भाव अगर बन जाए स्थायी भाव, तो व्यक्ति का नाम हो जाता है कबीरदास। वो एक ऐसा आदमी है, वो सुबह से रात तक यही लेके चलता है अपने घर से बाहर। इतना करेज कैसे किसी में आएगा जितना करेज उस आदमी के अंदर था। समझिए भाई, करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है? विश्वास पर टिका हुआ साहस। चलिए, ये वाले सारे मूल्य तो हो गए। अब एक छोटा सा पॉइंट आप खुद बताइए कि कोई आपसे पूछे हाउ टू डेवलप, कौन कौन से थे? ये जितनी चीजें थी ना अभी जो पढ़ी हमने, कमिटमेंट, डेडिकेशन, हाउ टू डेवलप सी, हाउ टू डेवलप डी। डेडिकेशन के बाद क्या था? स्पिरिट ऑफ सर्विस था ना, एसओएस। वाह, हाउ टू डेवलप एसओएस, हाउ टू डेवलप करेज ऑफ कन्विक्शन, सीओसी। इनमें से कुछ भी आ जाए, वही 3-4 बातें लिखनी है जो वैसे भी आप लिखते ही हैं। कैसे डेवलप कर लेंगे इन सबको? जब भी ऐसा सवाल है, सबसे पहले आपको ले आना है डेनियल गोल आदमी को। ठीक, ये सब चीजें डेनियल गोलमैन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया? ये सब कॉग्निटिव लर्निंग से आएंगी या सोशल इमोटिव लर्निंग से आएंगी? आप कहो कि ये सारे जो है ना वर्च्यूज हैं, सद्गुण हैं। और सद्गुण को सीखने के लिए कॉग्निशन काफी नहीं होता है। सद्गुण को सीखने के लिए लंबा प्रयास, मेहनत, ये सब चाहिए। तो लंबे और सतत प्रयास के बाद कोई सद्गुण सीखा जा सकता है। इसलिए इन मूल्यों को या सद्गुणों को सीखने की प्रक्रिया भी लंबी है, लेकिन हाँ, उसके कुछ रास्ते हो सकते हैं। क्या क्या रास्ते हो सकते हैं कमिटमेंट वगैरह पैदा करने के लिए? देखो, कमिटमेंट पैदा करना हो मतलब पहली 3 चीजें, डेडिकेशन या स्पिरिट ऑफ सर्विस। इसके लिए सबसे पहला क्या है? इंटरेक्शन हो समाज के वंचित वर्गों से, इंटरेक्शन विद वीकर सेक्शंस। समाज के वंचित वर्गों से अंतरक्रिया या संवाद या संबंध हो। सीधी सी बात है, जो वंचित वर्गों को देखेगा उसके अंदर भावना पैदा होगी। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है बुद्ध। 30 की उम्र तक किसी वंचित वर्ग को देखा ही नहीं, क्योंकि उनके बाप को पता था कि ये सन्यासी होने वाला है। तो सन्यासी न हो जाए इसलिए सारे सुख देके रखा, ऐश्वर्य, विलास, भोग, कि मन में आई ही नहीं सन्यास का भाव। 30 की उम्र में वो पैम्पर्ड चाइल्ड अपने घर से निकला, रथ में बैठ के, गाड़ी में बैठ के मतलब। और तब उसने एक बूढ़े को देख लिया, एक बीमार को देखा, एक भिखारी को देखा। और जैसे देखा भिखारी, बूढ़ा और कौन, सन्यासी को देखा, एक मुर्दे को भी देखा, शायद मृत व्यक्ति को देखा, शव को देखा, उसे समझ में आ गया कि सब बकवास है, सर्वम दुखम दुखम। और उसके बाद उसका बाप रोकता रोकता मर गया, पर वो रुका नहीं और सन्यासी हो गया। और इसलिए कहते हैं कि वीकर सेक्शन से जैसे इंटरेक्शन किसी की बढ़ेगी, उसके मन पे असर पड़ना तय है। इतना ना पड़ जाए कि बुद्ध होकर निकल जाए घर से शरणम गच्छामि टाइप से, लेकिन इतना है कि कमिटमेंट का भाव पैदा हो जाएगा एक सिविल सर्वेंट के मन में। तो ट्रेनिंग में भी और स्कूल कॉलेज में भी ऐसा होता रहे तो बढ़िया है। बाकी क्या होता है, जो हमने 2-3 बातें की थी एटीट्यूड चेंज करने की, उसमें क्या क्या था? एक था रोल प्लेइंग, इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट था। यानी ये सब चीजें क्या है? उन वर्गों के प्रति कमिटमेंट पैदा करने के लिए जिनके साथ जोड़ने की आपकी इच्छा है। एक होता है परसुएशन, और परसुएशन हमेशा करवाइए उस व्यक्ति से जो रोल मॉडल हो। किसी यारे गहरे से करवाएंगे तो बात नहीं बनेगी, रोल मॉडल से करवाइए, तब उसका असर रहता है बहुत गहरा। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है, तो अगर आपको कभी मिलने का मौका मिले किसी ऐसे सिविल सर्विस से जिसको बहुत पसंद करते हो, इस सेंस में कि यार ऐसा ऑफिसर बनना है, और वही आके आपको कुछ बातें समझाए, सिखाए, तो जो असर पड़ेगा वो किसी और के सिखाने से नहीं पड़ेगा। ये 5-6 बातें हैं, बस इन सबके माध्यम से हर चीज का विकास कर सकते हैं, फिर कभी कर लीजिएगा। अब मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सारा टॉपिक खत्म हो गया है वाला। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन निकालो सारे। हाँ, अभी करेंगे ना क्वेश्चंस। अगर कोई आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो कैसे करेंगे देखते हैं, अभी क्यों चिंता करते हैं। 1-2 और लिख लीजिए। एक एनोनिमिटी है। एनोनिमिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनामिता। अनामिता। तो 2-4 मोटी मोटी बातें क्या है। एक तो ये कि ये क्या है,
दूसरी बात ये क्यों है, यानी कि सिविल सेवाओं के लिए इसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्सनल लाइफ की वैल्यू नहीं है, ये सिविल सर्विसेज की वैल्यू है सिर्फ। और तीसरा कोई पूछ सकता है कि वर्तमान स्थिति क्या है और क्या आप इस संबंध में कोई सुझाव देना चाहेंगे, तो नंबर 4 पे लिख लीजिए सुझाव। ये 4 चीजें अगर लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एनोनिमिटी क्या है? एनोनिमिटी का सिंपल सा मतलब है किसी का नाम सामने न आना एनोनिमिटी है। पर्दे के पीछे रखना, हाँ, या सिंपल लिखिए नाम का सामने न आना। इसका सबसे पहला उदाहरण जीवन में क्या आता है? आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। स्कूल की एप्लीकेशन में सिखाते हैं, एक तो आज्ञाकारी सिखाते हैं क ख ग, है ना। आप बता सकते हैं कि स्कूल में जब पत्र लिखना सिखाते हैं तो जानबूझ के क ख ग सिखाते हैं ताकि बच्चा समझ पाए कि किसी का भी नाम हो सकता है और नाम का वहां पर इतना महत्व नहीं है, तो चाहे तो जिक्र कर दें। तो नामहीनता या एनोनिमिटी है नाम का सामने न आना। और ये सिविल सेवाओं में एक मूल्य माना गया है कि जब भी कोई सिविल सेवक काम करे, इस भावना से काम करे कि उसके नाम का महत्व नहीं है, महत्व काम का है। तो सिविल सर्विस में इसका मतलब है कि जो महत्व है वो काम का होना चाहिए, न कि नाम का। नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। तो सिविल सेवा का मूल्य है कि महत्व काम का हो, नाम का नहीं। तो इस मूल्य को बोलते हैं एनोनिमिटी। और ये मूल्य प्रायः दुनिया भर में सभी सिविल सेवाओं में माना गया है, और मैक्स वेबर ने जो वैल्यू सिस्टम डेवलप किया उसमें भी ये मूल्य माना गया है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है, मतलब सरकार को इस बात से क्या दिक्कत है कि लोग का नाम सामने आए, कोई सिविल सर्वेंट है, हीरो बन जाए, स्टार बन जाए, इसमें क्या दिक्कत है, बनने दीजिए। तो सरकार को उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ये मूल्य क्यों माना जाता है, इसकी सबसे पहली बात यह है, देखो कोई भी संगठन दुनिया का जो होता है ना, कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी, कुछ भी, उसमें एक शब्द चलता है, वो है कि दुनिया में उस संगठन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंडिस्पेंसिबल हो। इंडिस्पेंसिबल, नो वन शुड बी इंडिस्पेंसिबल। इसका मतलब कोई व्यक्ति इंडिस्पेंसिबल नहीं होना चाहिए, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी संगठन के सफल होने की शर्त है कि संगठन किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंडेंट ना हो। कोई भी संगठन, निजी हो, सरकारी हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, अगर कोई संगठन किसी मामले में किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर है तो वो संगठन की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की सीमाएं हैं, व्यक्ति की मानी मृत्यु हो गई, संगठन में तो कई लोग हैं, उन सबका अस्तित्व उस पर टिका है, तो किसी व्यक्ति के होने या न होने से हल्का फुल्का असर पड़ता है, सामान्य बात है, लेकिन उस संगठन की गति या जीवन समाप्त ना हो जाए, इसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को अपरिवर्तनीयता, किसी संगठन का किसी व्यक्ति पर ऐसी निर्भरता कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ये मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है। और सच बात तो ये है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के होने या न होने से दरअसल कोई खास फर्क पड़ता है भी नहीं। ये व्यक्ति को कभी कभी जीवन में ऐसा लगने लगता है कि मुझसे सब चल रहा है, बैलगाड़ी, पता ही है, ऐसा भाव किसी को आ सकता है मन में, किसी को भी आ सकता है, परिवार में आ सकता है। जैसे परिवार में कोई बाप है, उसको लग रहा है मैं हूं तो चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। जैसे उसकी मौत होती है, बच्चे अचानक बड़े हो जाते हैं, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में वो ऐसे गुण एक्वायर कर लेते हैं जो पहले अदरवाइज ही करते हैं, सिचुएशन नहीं तो कर लिया। किसी भी संगठन में इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एनीबॉडी ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। समझ में आ गया? अब इस मूल्य को, जो मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का मूल्य है, इसे यहाँ अप्लाई कर लीजिए। तो ये ऑफिस है, मान लीजिए ऑफिस में एक व्यक्ति बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसकी ट्रांसफर हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, तबीयत खराब हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, उसने कहीं और काम करने की इच्छा कर ली, कुछ भी ऐसा हो गया। ऐसी स्थिति में काम ठप हो जाना चाहिए या काम होते रहना चाहिए? काम होते रहना चाहिए। इसका मतलब, इसको बोलते हैं पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कि संगठन ऐसे काम करे या प्रशासन ऐसे काम करे कि किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति उसके लिए अनिवार्य ना हो। जब नेहरू जी मरे तो लोगों को लगा देश कैसे चलेगा, शास्त्री जी आ रहे, वो गए तो इंदिरा जी आ गई, फिर राजीव गांधी भी आए। कौन सोचता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी में कोई आ पाएगा? नरेंद्र मोदी आ गए, अमित शाह और योगी जी तैयारी कर रहे हैं आपस में कि कौन बनेगा अगली बार। कंपटीशन चल रहा है, दोनों की उम्र में तो योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी छोटा ही है, लेकिन देखने में उनके पापा लगते हैं, अलग बात है, लेकिन है तो उम्र में छोटे ही। तो अगली पीढ़ी का संघर्ष इन नेताओं के बीच में होगा, बहुत रोचक है। ये मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं कि जीवन में कभी ये भरोसा अपने बारे में मत कीजिएगा कि दुनिया आपसे चल रही है। ये गलतफहमी बहुत लोगों को होती है, मुझे भी कई बार होती है अपने जीवन को लेकर, लेकिन दरअसल किसी से चलता नहीं है कुछ भी, चीजें अपनी गति से चलती है। अजहरुद्दीन का उदाहरण बड़ा अच्छा है। संदीप पाटिल शानदार बैट्समैन था, चोट लग गई, चोटिल था, तो मैच में किसको खिलाएं? अजहरुद्दीन से कहा कि भाई एक मैच है, खेल के देख लो। उसे सेंचुरी मार दी पहले मैच में। सेकंड मैच उसकी चोट अभी थोड़ी ठीक होनी बाकी थी, बोले एक और खेल लो, फिर सेंचुरी मार दी। तीसरे में सेंचुरी मार दी, फिर पाटिल लौटा ही नहीं। जैसे पाटिल अपने जमाने का बेस्ट कीपर था और शानदार प्लेयर था, लेकिन क्या हो गया उससे? जब सचिन खेल रहा था तब कौन सोच सकता था कि विराट कोहली ऐसा आने वाला है? और विराट कोहली के होते हुए कौन सोचता था कि ये कौन लड़का जो सेंचुरी मार जा रहा है, छक्के मार जा रहा है आजकल? रोहित शर्मा है। तो होता ही ना। सौरभ गांगुली को भी लगता था कि मैं अंतिम महान बैट्समैन भारत का हूँ, अंतिम महान कैप्टन हूँ, टी शर्ट पैसे से उड़ाऊंगा तो महान हो जाऊंगा। अब धोनी के सामने कोई पूछ भी नहीं करता है,
ऐसा कैप्टन हो गया। और धोनी इतना महान कैप्टन की धोनी के बाद तो कुछ होगा नहीं, कोहली ने उसके सामने उसको धोखा रख दिया। तो एक अच्छी टीम जैसे भारत की टीम शानदार क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह है कि वो पर्सन सेंट्रिक ना होकर के सिस्टम सेंट्रिक है। आईपीएल, रणजी, ये सब ट्रॉफीज काम करती हैं, इनसे नई प्रतिभाएं आती हैं, उनको मौका मिलता है, वो परफॉर्म कर देती हैं, सिस्टम चलता रहता है। व्यक्ति का महत्व होता है जब तक वो सिस्टम में है, उसके बाद नहीं है, नहीं है। तो भारत सरकार मानती है कि प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, और इसलिए ध्यान रखिएगा, इसकी एक पहचान ये है कि जब आप सिविल सेवा में जाएंगे और फाइलों में लिखेंगे, आप हमेशा पैसिव वॉइस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। तब सोचिए ये क्या होता है, ये तो 8वीं क्लास में था, तब पढ़े होते तो बात ही क्या थी, तब नहीं पढ़े इसलिए तो यहाँ आए थे। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट की बात नहीं चल रही है, वो अलग होता है। अच्छा वो मिक्स कर दिया, वो अलग होता है। ही सेड आई विल गो, ये डायरेक्ट हो गया। ही टोल्ड दैट ही वुड गो, ये इनडायरेक्ट हो गया। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है, एक्टिव में केंद्र में करता है, पैसिव में केंद्र में कर्म रहता है। जैसे आई एम डूइंग दिस, एक्टिव वॉइस है। दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। राम इज ईटिंग एप्पल, एक्टिव वॉइस। द एप्पल इज बीइंग ईटन बाय राम, ये पैसिव वॉइस है। ठीक। मैं कहना चाहता हूं कि, एक्टिव वॉइस। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, पैसिव वॉइस। जिस दिन भारत सरकार को ज्वाइन करेंगे, आपको शुरू में पट्टी पढ़ा दी जाएगी ट्रेनिंग में कि एक्टिव वॉइस में एक वाक्य में नहीं लिखना है। आप फाइलों में नोटिंग सेक्शन में क्या लिखेंगे, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट, दिस हैज बीन डिसाइडेड दैट, आई हैव डिसाइडेड नहीं, दिस हैज बीन डिसाइडेड दैट, यह निश्चित हुआ है कि, मैंने निश्चित किया है नहीं। और ये इसलिए है कि वो व्यक्ति चला भी जाए तो भी फाइलों की भाषा में अंतर ना आए, फाइलों की भाषा से ये पता भी ना चले कि इस दिन इस कुर्सी पे कौन बैठा था। फाइल पे पद का नाम आता है, व्यक्ति का नाम नहीं आता है। क्या लिखा हुआ आएगा, जेएस एडमिन, जेएस एडमिन। उस दिन उस पद पे जो था उसके साइन होंगे। ट्रांसफर हो गया भाई, फाइल आगे चल रही है, फिर से वहां आ गई, अब जेएस एडमिन फिर से लिखेगा, व्यक्ति दूसरा है किंतु साइन वही होगा, जेएस एडमिन। व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, व्यक्तिवाचक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आप कहीं कोट करना कर सकते हैं कि प्रशासन की दुनिया की भाषा पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य पर आधारित इसलिए होती है ताकि किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका ना निर्णयों में व्यक्त हो ना भाषा में व्यक्त हो। ये सरकार का नियम है। आपको ट्रेनिंग में भाषा सिखाई जाएगी, किस भाषा में आपको लिखना है, वो ये भाषा होती है। तो ये मूल्य क्यों है, पहली बात पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पहला मूल्य ये है। दूसरा, आपको पता है कि नॉन पार्टिजनशिप एक वैल्यू है, और नॉन पार्टिजनशिप का मतलब है कि प्रशासक को अपनी राजनीतिक चीजों से मुक्त रहना चाहिए। अगर एनोनिमिटी नहीं होगी तो नॉन पार्टिजनशिप को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य को बनाए रखने के लिए एनोनिमिटी का मूल्य व्यावहारिक माना जाता है, क्योंकि वरना क्या होगा कि जो सरकार आई उसने कुछ कैरेक्टर्स को प्रमोट कर दिया, वो झंडे गाड़ने लगे, बहुत नाम हो गया, जनता के मन में यह विश्वास चला गया कि इस पार्टी के साथ इन एडमिनिस्ट्रेटर्स का लिंक है। और ये स्वाभाविक है कि जब भी सरकार चेंज होती है, प्रशासक चेंज होते हैं, ट्रांसफर्स होती हैं। तो अगर प्रशासक बहुत फेमस होंगे अपने नाम से किसी सरकार के शासनकाल में, तो लिंक बनने लगता है जनता के दिमाग में, उसकी जरूरत क्या है। तीसरी बात, प्रशासक क्यों प्रशासक बना है, जनता ने उसको नहीं बनाया है, जनता ने वोट डाला, सरकार को चुना। प्रशासक का सिलेक्शन सरकार ने किया सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए नीतियां अच्छी हैं तो नाम सरकार का होना चाहिए, नीतियां बुरी हैं तो आलोचना सरकार की होनी चाहिए। लोकतंत्र में, मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी में, जहां सरकार की अपने आप में विचारधारा नहीं है, संविधान वो अलग बात है, पार्टियों की विचारधारा है, सरकार किसी पार्टी की है, तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि निंदा और प्रशंसा जो भी हो वो सरकार की हो, पॉलिटिकल पार्टी की हो, न कि किसी प्रशासक की हो। इसको यूं समझें कि जैसे आप कल को कलेक्टर बन गए, आपके ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, एक एजुकेशन ऑफिसर है, एक हेल्थ ऑफिसर है, सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सब काम कर रहे हैं, आप सबसे काम करवा रहे हैं। कुछ पियोन भी अच्छा काम कर रहे हैं ऑफिस में, और अखबार में पियोन के बारे में छपता है कि ये पियोन बहुत महान है, बहुत महान पियोन है। आप कह रहे हो वाह बेटा, काम मैं करवा रहा हूँ, क्रेडिट मैं कर रहा हूँ, पॉलिसी मैं बना रहा हूँ, उसके हिसाब से काम करते हैं, नाम से छाप दिया आपने। किसका नाम छपना चाहिए, आपका छपना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सब लोग ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए जब भी जिले में कुछ भी गलत होगा, ट्रांसफर किसका, कलेक्टर का, एसपी का, क्योंकि एसपी वहां थोड़ा था मौका वारदात पे कि जो गलत काम करवा रहा था। लेकिन एक सिंबॉलिक बात है कि आलोचना प्रशंसा उसकी होगी जो हेड होगा। इसी प्रकार से लोकतंत्र में जो सरकार चलाता है, प्रशंसा आलोचना का अधिकारी वो है, न कि कोई इंडिविजुअल जो नौकरी करता है वो होना चाहिए। इन 2-3 वजहों से एनोनिमिटी का मूल्य भारत सरकार ठीक से फॉलो करती है। इसकी एक वजह और भी है कि अगर इसको ना करें ना, तो इससे नेताओं और अधिकारियों में संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। नेता अधिकारी संघर्ष, और कई अधिकारी इसी बात से प्रसन्न रहते हैं कि उनका नाम बहुत ज्यादा, क्योंकि नेताओं को पीटा उन्होंने। कई पुलिस वाले एक एमएलए को पीट दिया, रातों रात महान हो जाते हैं कि एमएलए को पीटा है, एमएलए साहब को पीटा है, इसने कमाल कर दिया है। अब नाम का भूख इसको भी, नाम की भूख इसको भी है। एमएलए ने बहुत सारे काम किए नाम के लिए, एमएलए को ही पीट दिया और प्रसिद्ध हो गया। उस प्रसिद्धि की भूख में क्या होता है कि क्लैश होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में और ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में क्लैश होने लगता है। इसलिए वर्तमान स्थिति क्या है, सामान्यतः ठीक स्थिति है। सामान्यतः ये मूल्य भारतीय ब्यूरोक्रेसी ठीक से मानती है, और ठीक से मानने की वजह क्या है, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में एनोनिमिटी के लिए प्रावधान है, तो लोग मानते भी हैं, सामान्य रूप से ठीक चलता है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाल ही में जब से आ गया है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आने के बाद से चीजें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं।
क्योंकि सोशल मीडिया को सीधे सीधे सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में खारिज नहीं किया गया है। तो आजकल क्या कल्चर चल रही है? एक कल्चर है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकप्रियतावाद। तो सिविल सेवा के अधिकारियों में लोकप्रिय होने की भूख आजकल थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती है। पॉपुलिज्म, हीरोइज्म, इस तरह के भाव। और इसमें मुख्य रूप से कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखता है? फेसबुक पे दिखता है, और किस पे? इंस्टाग्राम पे दिखता है। अब तो यूट्यूब भी आ गया है, सही बात है। टिकटॉक पे भी हाँ कुछ लोग आगे थे भी, जिनकी फिर सस्पेंड हो गए थे। वो गुजरात में थी ना लड़की पुलिस वाली, जिसने टिकटॉक पे बनाया था, फिर सस्पेंड हो गई थी। तो अब इन सब प्लेटफॉर्म की वजह से क्या होता है कि पॉपुलिज्म का भाव ज्यादा आता है। अब इसमें आप नाम मत लिखना किसी का, उस आईएएस को देखो ऐसे करता है, उस आईपीएस को देखो, ये नहीं करना है। तो केवल सांकेतिक रूप से बताएं कि ऐसा हो गया है। अब इसकी वजह से क्या होता है? एक तो ये है कि जो प्रशासन है पर्सन इंडिपेंडेंट रह नहीं गया, मानी भी बहुत पॉपुलर हो गया, और सीएम को लगे कि अच्छा अधिकारी है, दूसरे जिले में दिक्कत ज्यादा, वहां ट्रांसफर कर दें। सीएम के हाथ में ट्रांसफर करने की पावर नहीं रहती। ट्रांसफर ऑर्डर आया नहीं कि पूरा जिला सड़क पे आ जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा हीरो है फेसबुक की वजह से। तो ये सरकार की शक्ति का मोती। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो अच्छे अधिकारी हैं वो तो चुपचाप गुमनामी में काम करते हैं। मतलब कुछ दिन पहले कैसा अनुभव मुझे हुआ इस चीज का, गुमनामी में काम कैसे करते हैं लोग। पिछले साल हमने एक योजना बनाई 2 किताबें छापने की अपने प्रकाशन से। एक किताब थी भारत के सबसे शानदार 20 आईएएस ऑफिसर, और दूसरी थी सबसे शानदार 20 आईपीएस ऑफिसर। ये 2 किताबों की योजना बनाई, एक टीम तैयार की। और आईपीएस में हमने जानबूझ के ना कम से कम 10 साल की सीनियोरिटी मिनिमम रखी, क्योंकि उससे कम में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनके अंदर कॉम्पिटिशन हो जाता है कि हमारा नाम आना चाहिए इसमें। तो हमने जानबूझ के उनकी रेंज स्टाफ दी कि उसके बाद ही लेंगे, सीनियर लोगों को लेंगे। तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से जो आईपीएस उनसे पूछा कि यार तुम एक काम करो, भारत के सबसे महान 20 आईपीएस की लिस्ट भेजो अपने हिसाब से, जो तुम्हें लगता हो। 20-25 लोगों से लिस्ट मंगवा के उनका एलसीएम निकाल लिया हमने फाइनली, और एलसीएम निकाला जो लिस्ट बनी उसको हमने मान लिया कि सबसे महान 20 आईपीएस ऑफिसर ये है। अब उनमें 1-2 ऐसे आईपीएस आ गए जो पॉपुलिस्ट कल्चर वाले हैं, तो हमने मान लिया कि महान होंगे, तो ऐसा क्या है। फिर उन सबके इंटरव्यूज लिए हमारी टीम ने, जैसे कोई डीजीपी रहा कहीं का, तो उनसे टाइप करके उनका इंटरव्यू 2-3 घंटे का हुआ, फिर उसके बेस पे लिखा गया उनके बारे में। पूरी किताब तैयार हो गई, वो तैयार होकर मेरे पास रखी है, छपी नहीं है, छपेगी भी नहीं, क्योंकि इस बात में इतना झगड़ा है कि सबसे महान 20 कैसे मान लिया आपने इनको। जिसका नाम नहीं आया उन सबको लग रहा है कि आपने तो पॉपुलिज्म को बेस बना लिया। सबसे महान तो वो चुपचाप काम कर रहे थे जैसे हम। ये तो बड़बोले आईपीएस हैं, तो बड़बोलों को आपने महत्व दिया, असली काम को महत्व नहीं दिया। और 2-3 सीनियर आईपीएस लोगों ने मैसेज किया, फोन किया, जिसका भाव ये था कि 20 का 25 कर लो। ऐसा क्या है भाई, 25 कर लो। तो मुझे लग गया कि इसमें पोटेंशियल सेट इतना ज्यादा है कि मेरी किताब छप गई तो 20 होंगे खुश और 300 हो जाएंगे नाराज। कि जो पॉपुलिस्ट काम कर रहे थे उनका महत्व आपने ज्यादा माना, और जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव काम किए लेकिन पॉपुलिज्म के शिकार नहीं थे, उनको आपने महत्व नहीं दिया। और ये आरोप सही हो भी सकता है, क्योंकि हम कैसे जाने उस चीज को, हमें पता भी नहीं है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो अच्छे अधिकारी गुमनामी में काम कर रहे हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो गई है। मतलब मैं कई बार फील करता हूं जैसे कोई आईपीएस आईएएस बैठा है, बात होते थे किसी आईपीएस का जिक्र आया, और क्योंकि मैंने फेसबुक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा, मेरे मुंह से निकला कि हाँ यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, देखा यूट्यूब पे, तो सामने वाले का मुंह ऐसा बनता है उस समय, क्या अच्छा काम कर रहा है, खाली पॉपुलिस्ट है, यूट्यूब पे डाल देता है, शर्म नहीं आती कब को। अरे कुछ काम नहीं कर रहा है सर, क्या मतलब सर, कोई काम नहीं कर रहा है। अब इसको ईर्ष्या कहें, असूया कहें, क्या कहें पता नहीं, लेकिन जो भी है पॉपुलिस्ट हाँ स्वभाव भी है, लेकिन कई बार उनमें से कुछ लोग बहुत ठोस बेसिस पे कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी से बात कहते हैं, केवल राय के रूप में नहीं कहते। वो कहते हैं कि काम इसने इतना किया, इसको इतना बढ़ा के दिखा दिया। कई लोग इनसे बेहतर काम कर रहे हैं पर वो साइलेंटली काम करते हैं, एनोनिमिटी के मूल्य को मानते हैं। अब जो सिविल सर्विस वैल्यू को मान रहा है उसमें फ्रस्ट्रेशन है, जो उसका खुल्लम खुला उल्लंघन कर रहा है वो एकदम प्रसिद्ध हो गया है। तो हमारी ज्यादा चिंता इनका प्रसिद्ध हो जाना नहीं है, हमारी ज्यादा चिंता जो एनोनिमिटी के मूल्य को मानते हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन का पैदा होने की चिंता है। और इसलिए कोई आपसे पूछे आपका सुझाव क्या है, तो सुझाव सिंपल सा है कि सबसे पहले सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी एनोनिमिटी को मेंटेन करने का प्रावधान आना चाहिए। दूसरा, आपकी राय में क्या थोड़ी बहुत इसमें छूट मिलनी चाहिए एनोनिमिटी के मामले में, या एनोनिमिटी परफेक्ट मामला एकदम थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए? तो आप कह सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी बहुत छूट मिलेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि एक सिविल सेवक को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है यदि सामाजिक सम्मान बढ़ता है। तो थोड़ी बहुत छूट अगर मिल जाए, और इसलिए मत पूछना कि क्योंकि मैं बनने वाला हूं तो थोड़ा स्कोप, ऐसे नहीं, छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक सम्मान मिलता है तो उससे मोटिवेशन हाई होता है, और उस मोटिवेशन से अधिकारी और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होता है। इस सेंस में एनोनिमिटी से थोड़ी बहुत छूट मिल जाए तो बुरी बात नहीं है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, एनोनिमिटी हो गई, और भी कुछ बचा है? डिसिप्लिन आप लोगों को सिखाऊं? चलो, आपके तो अंदर आत्मसात हो गया मूल्य वाला। आओ भैया डिसिप्लिन पे आओ। डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। छोटा सा है, एक दो बातें इसके बारे में पता रहेंगी तो बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, ये क्या होता है? ठीक,
आपके मन में आएगा क्यों होता है, नंबर 2 पे लिखो। तो इसमें क्यों नहीं, इसमें क्या होता है ना। फिर इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, जैसे क्लास में डिसिप्लिन, क्लास के बाहर डिसिप्लिन, है ना, ऐसे कई प्रकार हो सकते हैं इसके। तीसरा हो सकता है कि इसका जीवन में महत्व क्या है, अगर है तो इसका महत्व क्या है, यानी इससे फायदे क्या है, लाभ क्या है। फिर एक हो सकता है इससे नुकसान क्या क्या है। डिसिप्लिन से कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है, होता है ना। क्या नुकसान होता है, जो सबसे गोलू बच्चे होते हैं ना, इसलिए बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि डिसिप्लिन ज्यादा हो जाता है उनके अंदर, मतलब कुछ मौलिक नहीं कर पाते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है ना। जो स्कूल की दीवार टाप के कूदा ही नहीं कभी, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचेगा। जो बॉक्स में ही रह के सोचता रहा, जो बॉक्स से टापा ही नहीं कभी, क्या सोचेगा। आप ऐसे कितने लोग स्कूल से भागे कभी ना कभी, क्या बात है। और कितने बच्चे कभी स्कूल की दीवार से कूद के नहीं भाग पाए। ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें जिन्होंने कॉलेज के जीवन में जितनी क्लास आपने की उससे ज्यादा नंबर में बंक की, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। बस आप ही लोगों से देश को उम्मीद है, बस आप ही लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसमें चलिए। अनुशासन एक वर्च्यू है, वह सद्गुण। तो अनुशासन एक वर्च्यू है, और वर्च्यू बेसिकली क्या होता है, मूल्य होता है। जो मूल्य आत्मसात हो जाए वो वर्च्यू हो जाता है। तो अनुशासन वह सद्गुण है जिससे क्या होता है, जिसके तहत जो हमें एक विशेष तरीके से व्यवहार करना सिखाता है। कैसे, वह सद्गुण जो व्यवहार करना सिखाता है। कैसा व्यवहार करना सिखाता है, वह व्यवहार जो नियमों, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो भी कानून है, जो नियमों, कानूनों, और क्या शब्द हो सकता है, प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया, जो नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से सुसंगत हो। अब इसको आप परिभाषा में जब लिखेंगे तो क्रम थोड़ा बदलेंगे। वह सद्गुण जो नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं से सुसंगत व्यवहार करना सिखाता है, वह सद्गुण अनुशासन कहलाता है। बस सो सिंपल। डिसिप्लिन इतना ही है कि कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करते हैं रिगरसली, कुछ कानून है आप उनको ठीक से फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं उनको ठीक से फॉलो करते हैं, तो आप अनुशासन में हैं। सिंपल, ठीक। अनुशासन में जो व्यवहार है उस व्यवहार में दोनों पक्ष होते हैं। व्यवहार का मतलब है कुछ करना और कुछ न करना, दोनों चीजें। यानी नियमों के तहत करेंगे, और नियम ये भी बताते हैं क्या नहीं करना है। नियम अगर बताता है कि ये नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। तो व्यवहार के दोनों पक्ष हैं, जो कृत्य में व्यक्त होगा वो भी, और जो कृत्य में व्यक्त नहीं होगा यानी कि अकृत्य होगा वो भी। दोनों प्रकार के व्यवहार इसमें शामिल है। स्पष्ट हुआ, ठीक है भाई। ये हो गया अनुशासन का मतलब। अब देखो अनुशासन के प्रकार कौन कौन से हैं। अनुशासन के प्रकार सबसे सामान्य 2 माने जाते हैं, और अगर आप 2 आधारों पर देखना चाहें, जबरदस्ती करना चाहें तो 4 मान सकते हैं। जो पहला आधार सबसे सामान्य आधार है, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, इसे क्या बोलेंगे, स्व अनुशासन, स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन भी चलता है, प्रसिद्ध शब्द है। और दूसरा होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। आप कहने के लिए कह सकते हैं पर अनुशासन। तो पहली बात, प्रकारों में पहला प्रकार है सेल्फ डिसिप्लिन और इम्पोज्ड डिसिप्लिन। स्व यानी आत्म अनुशासन, और आरोपित, बड़ा अच्छा शब्द है भाई, वेरी गुड। आरोपित अनुशासन, क्या बात है, जबरदस्त। आरोपित अनुशासन, और ये हो गया आत्म अनुशासन। ठीक है, तो ये बताइए कि व्यक्ति के जीवन की शुरुआत में से कौन सा होता है। तो प्रायः बचपन में सिखाया जाता है, तो वो होता है आरोपित अनुशासन। और ये सिखाने के 2 ही तरीके, स्टिक एंड कैरेक्ट। तो स्टिक एंड कैरेक्ट, तो मतलब थोड़े टॉफी दे दी बच्चों को, जिसने अच्छा किया ताली बजवा दी, जिसने खराब किया उसको लगा दी 2-4 झापड़ मुक्के मार दिए। तो इससे बच्चे मुर्गे बनते बनते इंसान बन जाते हैं। इस भाव से ये सब किया जाता है। ठीक है, एक उम्र के बाद देखिए, बहुत छोटे बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन अगर है तो बहुत चिंता की बात है। और मैं इसलिए बार-बार गोलू बच्चों को बहुत विरोध करता हूँ। गोलू वो है जो बचपन से ही अनुशासित हो जाता है, आत्म अनुशासित हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आता है, इसे महात्मा गांधी और मार्क्स दोनों ने एक कंसेप्ट दिया है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कहीं करना हो तो जीवन में कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये मत कहना बड़ा लिखो, इससे बड़ा नहीं हो सकता। एनलाइटेंड, ENLIGHTENED, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। इसके लिए हिंदी में जो शब्द चलता है वो है प्रबुद्ध स्वहित। आपने एक शब्द सुना है, अराजकतावाद, अनार्किज्म। अनार्किज्म वो विचारधारा है जिसके लोग मानते हैं कि राज्य को होना ही नहीं चाहिए। राज्य, शासन तंत्र, व्यवस्था, ये सब बकवास चीजें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो उनसे, जैसे महात्मा गांधी अनार्किस्ट हैं, कार्ल मार्क्स अनार्किस्ट है, दोनों अनार्किस्ट लोग हैं। मार्क्स हिंसा के माध्यम से राज्य को खत्म करना चाहता है, गांधी जी शांति से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दोनों मानते हैं कि राज्य को नहीं होना चाहिए। और राज्य क्यों ना हो उसके तर्क दोनों के अलग अलग हैं। मार्क्स मानता है कि राज्य शोषक वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वो शोषण बढ़ाता है। महात्मा गांधी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति की जो आत्मिक स्वाधीनता है उसको बाधित करता है, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों में एक बात की सहमति है, क्योंकि हम सोचते हैं कि राज्य के बिना काम कैसे चलेगा, जब पुलिस नहीं होगी, सेना नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, काम कैसे चलेगा, नियम कैसे काम करेंगे। इसका उत्तर दोनों के पास एक ही है, दोनों के पास, सबके पास एक ही, जो भी अनार्किस्ट हैं, वो ये है
इसको वो एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, और वो एग्जाम्पल आप अपने जीवन से भी देख सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको बचपन में पढ़ाना उनके माँ बाप के लिए एक जटिल और श्रमसाध्य कार्य रहता होगा। छठी का दूध याद आ जाता होगा पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाने में, होमवर्क करवाने में। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिन्होंने पेरेंट्स को छठी का दूध याद दिलाया? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़ाने के लिए बिठाया तो मुंह लटका के बैठ गए, किताब सामने रखी है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लो पढ़ा लो। पेरेंट्स तो आपको और किताब को प्रकाश की उपस्थिति में आमने सामने ला सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? दिमाग के अंदर जाएगा नहीं तो आप डिसाइड करेंगे, आप कहेंगे ले दिमाग के अंदर बेच के दिखाओ, बिठा लो सामने, किताब के सामने, दम है तो कोई बात अंदर चली जाए मेरे। अब इससे तुलना कीजिए आज की। तो जो बच्चे बचपन में पढ़ने को लेकर एकदम तैयार नहीं होते थे, पेरेंट्स की पिटाई और तोड़ाई आदि के बाद ही काम करते थे, अब वो लोग जब पढ़ते हैं तो उनको किसी बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं है, अपने आप पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। जिस दिन न पढ़ पाए तनाव में आ जाते हैं, कोई दोस्त डिस्टर्ब करे परेशान हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई के बीच में कोई ना आए। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि पहले उनको अपने हित की सही पहचान नहीं थी। पेरेंट्स ये तो कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी, लेकिन तब बच्चा नहीं समझता, उसको लगता है अजीब टाइप के लोग हैं, सारा मजा आ रहा है खेलने में, कह रहे पढ़ाई काम आएगी, तो बच्चा नहीं समझ पाता इस बात को। लेकिन अब आपको रियलाइज हो गया कि दरअसल पढ़ाई काम आएगी ठीक से, और जैसे ही प्रबुद्ध होकर आपने अपने हित को पहचान लिया, बाहरी अनुशासन की, आरोपित अनुशासन की जरूरत खत्म हो गई, आप आत्म अनुशासन की स्थिति में आ गए। अब पेरेंट्स उल्टा बोलते होंगे कि बेटा इतना मत पढ़ो, आंख के नीचे झाई पड़ जाएगी बेटा, शादी नहीं होगी बेटा, कम पढ़ो बेटा, लाइट ठीक रखो बेटा, 8 घंटे काफी है बेटा, इतना मत पढ़ो, पढ़ पढ़ के दुबली हो गई हो बेटा। अब पेरेंट्स ये बोलते होंगे, क्योंकि पहले चिंता थी कि पढ़ नहीं रही है, अब चिंता है कि छोड़ दे रही किताब को, क्योंकि अब आप प्रबुद्ध स्वहित के बिंदु पर आ गए। बात समझ में आ गई? जब व्यक्ति में प्रबुद्ध स्वहित की पहचान आ जाती है, और जैसे ये शब्द लिखो, जिक्र कर देना कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जब व्यक्ति को प्रबुद्ध स्वहित की पहचान हो जाती है तो उसके अंदर आत्म अनुशासन अपने आप विकसित हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन। इससे सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए केवल एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी की जरूरत है। व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये काम मेरे पेरेंट्स के हित में नहीं है, मेरे हित में है, ये मेरे टीचर के हित में नहीं है, ये मेरे हित में है। और जैसे ही ये समझ में आता है कि मेरे हित में है, आमतौर पर व्यक्ति अनुशासित हो जाता है। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के 50 लक्षणों में से एक ये भी है कि ये समझ में आ जाए कि जिस बात पर पेरेंट्स बल दे रहे थे उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। ये रियलाइज होता है, अनुशासन आता है। दूसरे स्तर पे कहना हो तो आप कह सकते हैं, एक होता है डिसिप्लिन पर्सनल लाइफ में, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो डिसिप्लिन इन पर्सनल लाइफ, निजी जीवन में अनुशासन, और डिसिप्लिन इन प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन में अनुशासन। पर्सनल लाइफ के अनुशासन का मतलब क्या हुआ? जैसे सुबह कितने बजे उठना है, आप लोगों का उठने का समय फिक्स रहता है या रोज रैंडम चलता है? फिक्स रहता है ना, कि एक टाइम फिक्स है, सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे, जो भी है, बेशक सुबह 11 बजे, लेकिन फिक्स है। अगर फिक्स रहता है तो डिसिप्लिन होगा। ऐसे ही भोजन को लेकर नियम, कि भोजन का समय, भोजन की मात्रा, भोजन की गुणवत्ता, कि सात्विक भोजन करना, सात्विक करना है, मुर्गा और ये सब नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है, चटपटा नहीं खाना है, चाट पकौड़े नहीं खानी, मिर्च नहीं खानी है। सबसे मुश्किल है पढ़ाई संबंधी नियम, पढ़ाई का टाइम टेबल। तो जो व्यक्ति उठना, सोना, भोजन, भोजन की गुणवत्ता वगैरह, और इन सब के बाद एक चीज और जीवन में है, वो है एक्सरसाइज करना, शारीरिक श्रम। और शारीरिक श्रम के अलावा एक होता है, अगर किसी को योग या प्राणायाम या ध्यान आदि का भी नियम है, रोज आधा घंटा ध्यान रखना है, आंख बंद करके ध्यान में डूब जाना है। कुछ लोगों के डिसिप्लिन में एक होता है पूजा पाठ का नियम, रोज सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के आधे घंटे ईश्वर का नाम लेना है। तो ये कौन सा है? पर्सनल लाइफ में अनुशासन है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है? प्रोफेशनल लाइफ में पहला है टाइम, यानी पंक्चुअलिटी, सही समय पर ऑफिस पहुंचना। दूसरा एफिशिएंसी इन वर्क, जितने समय के लिए काम करने के लिए नौकरी पर रखा गया है उतने समय तक ठीक से प्रभावी तरीके से काम करना, एक एक क्षण का उपयोग ठीक से करना। एफिशिएंसी इन वर्क, कार्य में प्रभावी तरीके से कार्य करना, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा जो प्रोसीजर्स हैं, एक होता है सरकारी नौकरी में थ्रू प्रॉपर चैनल, सब चीजें प्रॉपर चैनल से होनी चाहिए। तो प्रोसीजर, प्रक्रियाओं के संबंध में जो नियम वगैरह हैं उनका पालन ठीक से करना। फिर जो बाकी रूल्स रेगुलेशन से, कंडक्ट रूल्स ध्यान रख लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स मैंने बताया। कंडक्ट रूल्स क्या है? जो आचरण संबंधी, नैतिकता संबंधी नियम है वो सब। तो ऑफिस में इन सबको फॉलो करना, ठीक, इन सबको फॉलो करना, इसको बोलेंगे डिसिप्लिन इन ऑफिशियल लाइफ। चलिए, इसके बाद इसका महत्व क्या है, इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा क्या होता है देखिए, इसको हम पर्सनल प्रोफेशनल बांट के देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन का पहला फायदा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जल्दी से बताओ हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्पादकता, क्योंकि आप नियमबद्ध तरीके से काम करते हैं, इसलिए आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, समय आपको ठीक से मिलता है, फिर प्रभावी तरीके से काम हो पाता है। तो कुल मिला के उत्पादकता, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में बढ़ जाती है। पर्सनल लाइफ में इसका एक बेनिफिट होता है हेल्थ के स्तर पर, जिसका रूटीन फिक्स है। रूटीन की वजह से आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि हेल्थ ठीक रहती है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है। अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी वेल एडजस्टेड है तो आप हमेशा सहज रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये बेनिफिट है। ऑफिस की लाइफ में इसका एक फायदा हो सकता है कि जो वर्क कल्चर है ऑफिस की, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वो कल्चर अपने आप में प्रमोट होती है।
एक बेटर वर्क कल्चर। वर्क कल्चर को हिंदी में बताओ क्या बोलेंगे? कार्य संस्कृति। तो जिस ऑफिस में सब लोग डिसिप्लिन होते हैं वहां कार्य संस्कृति बेहतर होती है और ये पूरे ऑफिस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा रहता है। इसके नुकसान क्या क्या डिसिप्लिन के? डिसिप्लिन का पहला नुकसान है कि इससे व्यक्ति की क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस मर जाती है। जो ज्यादा डिसिप्लिन होता है उसकी क्रिएटिविटी को खतरा होने लगता है। जैसे आप उससे पूछे कि स्कूल की दीवार कैसे टाप सकते हैं, सोच नहीं पाएगा इसके बारे में, क्योंकि उतना क्रिएटिव है नहीं। जो क्रिएटिव थे टाप के चले गए थे, जो वो बेचारे देख रहे। तो क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस, इसको यूं समझें, आपको जाना इंटेलिजेंस में क्या कहा था कि हमारे जो न्यूरॉन्स के पास में फिक्स हो जाते हैं। जो डिसिप्लिन में रहेगा वो आमतौर पे एक जैसा काम दोहराएगा, जो हमेशा एक ही तरह से काम करेगा उसके न्यूरॉन्स के पास फिक्स हो जाएंगे। और न्यूरॉन्स का पास फिक्स होने का मतलब है कि किसी नए रूट से न्यूरॉन्स ट्रेवल करे, संभावना कम होगी। इसलिए फ्लूइड इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में कम होगी, क्रिस्टलाइज्ड ज्यादा होगी, और इसका मतलब नवाचार की उम्मीद ऐसे व्यक्ति से करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, जो उसूल का बहुत ही पक्का होता है ना, ऐसे व्यक्तियों में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, रिजिडिटी बढ़ जाती है। असल में क्या होता है कि जब अनुशासन सिर पर चढ़ने लगता है, हावी हो जाता है, तब क्या होता है, तब व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? लचीलापन, लोचशीलता खत्म हो जाती है, व्यक्ति रिजिड हो जाता है ना। और जो व्यक्ति रिजिड है उस व्यक्ति के साथ क्या दिक्कत है कि वो खुद अपना दुश्मन हो जाता है। आपने ऐसे पीस देखे होंगे कि रात को 2 बजे सोएंगे तब भी बोलेंगे सुबह 4 बजे उठना है, नियम है। और एक दिन सुबह 4 बजे उठने के चक्कर में उठ ही गया। तो ये खतरा होता है, बहुत रिजिड होने से कभी कभी नुकसान हो जाता है, ये खतरा है। तो डिसिप्लिन तो आप लोग क्योंकि आत्मसात कर चुके हैं, कहने की बात नहीं है। समझ में आ गया मूल्य?